हेलो दोस्तों, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं तवीब सिद्दीकी एक नए वीडियो के साथ आपके पास आज आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीबीएसई क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन 17 फरवरी को शेड्यूल्ड है। तो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इंश्योर रखना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ एंड आपको लाइव सही स्ट्रीमिंग के साथ पहुँच रहा है, तो वो मैं देख रहा हूँ। और गुड मॉर्निंग। और उसके साथ साथ एक मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो जो लोग देख रहे हैं उनको चाहिए कि एक बार थम्स अप कर दें, यस, कि आवाज़ क्लियर है। कोई इशू नहीं है। बीच में अगर आवाज़ दिक्कत करे तो आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए जो हम शेड्यूल कर रहे हैं हमारे जो यूट्यूब चैनल के अंदर, जो हमने अलग अलग लाइव सीरीज स्टार्ट करी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, बल्कि सारी सब्जेक्ट की, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, इन सब सब्जेक्ट्स के एवरी लाइव, यानी हम उसमें लाइव क्लासेस के थ्रू ही समझाना चाहेंगे कि कैसे आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है और कैसे आप इंश्योर रख सकते हैं कि आप अपने फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के दिन अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ। मेरी मैथ्स की 3 लाइव क्लासेस जाएंगी। उन 3 लाइव क्लासेस के अंदर हम कोशिश ये करेंगे हम पूरा सिलेबस एक तरह से वन शॉट के अंदर रिवाइज करने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम डैट, जो मेन इशू है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, वो ये है कि आपको मैथ्स के लिए जो 17 फरवरी को एग्ज़ाम शेड्यूल है, आज हमारे पास 7 फरवरी है, हमारे पास लगभग लगभग 9 दिन बचे हुए हैं। तो उन 9 दिन में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जो गलतियां हैं, जो हमने साल भर जो हमने नहीं कर पाए, जो हमारी मिस्टेक्स रह गई हैं, उन गलतियों को हम कैसे रेक्टिफाई करें। इन 9 दिन के अंदर हमारे पास ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम उस गलती को रेक्टिफाई भी कर लेंगे और अपने टारगेट 80 आउट ऑफ 80 के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, बल्कि उसको अचीव करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आपको कुछ इस इनिशियल टाइमिंग के अंदर, जो अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स हैं, उसमें मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आपको पढ़ना कैसे है और आपके पास पढ़ने के लिए क्या क्या टूल्स, क्या क्या वीपन्स होने चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके आप इन 9 दिन को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने वाले हो। मैथ्स के अंदर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा सकता हूं, आपको रिवाइज करा सकता हूं, करना आपको खुद ही है। मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देख के या कोई शीट को रिवाइज करके या कोई सॉल्यूशन को देख के आप मैथ्स को सीख सकते हो या एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैथ्स के अंदर अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको लिखना ही होगा। उसके लिए आपको एक रफ कॉपी चाहिए होगी, एक पेन चाहिए होगा, और आपको टेबल कुर्सी बैठ के उसको सॉल्व ही करना होगा। चाहे आपको वो क्वेश्चन कितना ही आसान लगे और चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट लगे, मैटर नहीं करता। जब तक आप लिखोगे नहीं, आप करोगे नहीं। ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर इन वीडियोस के या कोई भी आप जो भी चीज़ आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप इस्तेमाल में कर रहे हो, तो मेक श्योर करना कि उसको ज़रूर 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 लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि हम करेंगे क्या, और उससे पहले कि आपको क्या करना है, जिसके लिए मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ। ठीक है। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारी जो 3 क्लासेस होंगी वो लगभग लगभग 2 से ढाई घंटे की होंगी। उसके अंदर यानी हम 8-9 घंटे की लाइव लेने वाले हैं इन 3 क्लासेस के अंदर। और कोशिश ये करेंगे कि हम पीवाईक्यूज के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, और फॉर्मूलाज और जो भी स्ट्रेटेजी है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या करना है, आपके पास ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके आपका ये जो 9 दिन है इफेक्टिवली इस्तेमाल हो जाए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। अगर प्रॉपरली इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई कर लेते हैं, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली अप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, तो बिलीव मी, आप अपने लक्ष्य यानी 80 आउट ऑफ 80 के काफी क्लोज हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आपको सबसे इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपके पास होनी अति आवश्यक है। ठीक है, वो तो होगी। एनसीईआरटी को ही सबसे पहले टारगेट लेके चलना है। व्हाट यू नीड ऑन योर टेबल, आपकी टेबल पे, आपकी डेस्क में क्या होना चाहिए, वो सबसे आवश्यक है। तो क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी की बुक सबसे पहले रख लीजिए। उसके साथ साथ आपके पास, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप आरडी लिख सकते हैं, आप कोई भी सैंपल पेपर की बुक लिख सकते हैं, आपके पास कोई पीवाईक्यू की बुक हो, आपके पास कोई असाइनमेंट हो, कोई शीट हो, यानी कुछ एक्स्ट्रा जो भी आपको रिलायबल हो, पर वो हो एक ही चीज़। अगर आप आरडी कर रहे हो तो एग्जाम्पलर छोड़ दो। अगर आप कोई असाइनमेंट शीट्स या रिवीजन शीट्स आपके पास हैं स्कूल की तरफ से या किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से या कहीं से आपने डाउनलोड कर रखी है तो उसको रखो, फिर एग्जाम्पलर आरडी छोड़ दो। आपके पास कोई पीवाईक्यू के सेट हैं तो उसको रख लो,
बाकी चीज़ें छोड़ दो। यानी एनसीईआरटी प्लस कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास होनी अति आवश्यक है। ये दो चीज़ आपकी डेस्क में आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है चैप्टर वाइज, है ना। उसके वो चैप्टर वाइज अभी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट है वो एक नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक पेज होना चाहिए, नहीं कुछ एक एक्स्ट्रा टाइप की एक नोटबुक होनी चाहिए। जिस नोटबुक पे आपको सारी चीजें लिखनी है। क्या लिखनी, सारी का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, सारे सॉल्यूशन लिखने हैं, सारे फॉर्मूले लिखने हैं, सारे ट्रिक्स लिखने हैं, नो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना क्या है ना, उस नोटबुक में वो होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ हो गई अभी तक हमारे पास, 3 चीज़ें हो गई। इन 9 दिन के अंदर हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहली चीज़ एनसीईआरटी बुक, दूसरी चीज़ आपके पास कोई असाइनमेंट शीट या रिवीजन मॉड्यूल या किसी भी टाइप की कोई बुक, रेफरेंस बुक, एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा जिसमें पीवाईक्यूज मार्क्ड हो, ठीक है। हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको आपको शीट को पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, एक नोटबुक होनी चाहिए, पतली सी एक छोटी सी नोटबुक होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए, जिसमें हम अपने कुछ ट्रिक्स और कुछ हैक्स लिखने वाले हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास हाई मार्क्स का एक शेड्यूलिंग चार्ट है। मार्क्स यानी किस तरह से सीबीएसई अपने एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली हम इन 9 दिनों को अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर सिस्टम है ये 6 मार्क्स का है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है, 6 6 12, और ये अलजेब्रा 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यानी ये थर्ड चैप्टर 6 6 12 प्लस 20 32 मार्क्स। और एक है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 मिलके 43 मार्क्स मिलते हैं। यानी आउट ऑफ 80 अपना 43 मार्क्स का इन 4 यूनिट से आ रहा है। कौन कौन सा यूनिट है, नंबर सिस्टम, इसको आप रियल नंबर के नाम से जानते हो। दूसरा कौन सा है, यस करेक्ट है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा कौन सा है बच्चों, अलजेब्रा, जिसमें 4 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एंड एपी, ठीक है। एंड चौथा यूनिट कौन सा है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 43 मार्क्स, मोर देन 80%, आप मोर देन 50% आपका इन 4 यूनिट से आने वाला है। बम्पर लॉटरी लगने वाली है अगर ये 4 चैप्टर आपकी पॉकेट्स में हैं। तो कैसे करना है, उसके अलावा फिर आप देखोगे मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री बचता है, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बताएंगे। कहने का मतलब ये कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को इस ऑर्डर में रखेंगे। मैंने इस ऑर्डर में क्यों रखा है, क्योंकि ये इजी गोइंग चैप्टर है। जैसे अपन बचपन में कहते थे ना असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन डिफिकल्टी अरेंज किया है। यानी सबसे आसान है आपका रियल नंबर, बहुत आसान है, अभी हम बात करेंगे। फिर आप अलजेब्रा पे आ जाओ, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 43 मार्क्स का आपका 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट रिवाइज हो सकता है, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, ठीक है। अब जब ये चैप्टर्स आप रिवाइज करने के लिए बैठोगे तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रियल नंबर की एनसीईआरटी खोली, ठीक है। आपने जब रियल नंबर की एनसीईआरटी खोलोगे और उस रियल नंबर की एनसीईआरटी खोलने के बाद आपको करना क्या है, रियल नंबर की एनसीईआरटी खोलने के बाद आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है, सारी एक्सरसाइज एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिख कर प्रैक्टिस करें। सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, लिख कर प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी कहां से, हम किसकी बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। सेम गोज विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेम गोज विद स्टैट्स एंड प्रोब। हर क्वेश्चन को आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, लिख कर। जब ये काम हो जाए, ठीक है, उसके बाद अपन पीवाईक्यूज पे जाएंगे। ये कहाँ मिलेंगे अपने को, ये आपको आरडी में मिल सकते हैं, सीबीएसई मार्क्ड क्वेश्चन, सीबीएसई मार्क्ड क्वेश्चन। और कहाँ मिल सकते हैं आपको एग्जाम्पलर में मिल सकते हैं। और कहाँ मिल सकते हैं आपको किसी रिवीजन शीट में मिल सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू असाइनमेंट में मिल सकते हैं, कहीं पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी वेबसाइट पे जा सकते हो, हमसे मांग सकते हो। कहीं पे भी नहीं जाना तो आप हमसे भी मांग सकते हो, ठीक है। ये पीवाईक्यूज आपको ये 2 चीजें लिख कर करनी है। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल आपने रियल नंबर आज स्टार्ट किया, और उस रियल नंबर को जब आपने स्टार्ट किया है, एक सेकेंड, तो आवाज में दिक्कत आ रही है।
ठीक है। तो अगर आप रियल नंबर के अंदर अगर आप जाओगे तो आप प्रैक्टिस करोगे क्या, सॉल्व एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड व्हाट एल्स, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन। जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो आपको उस दौरान, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह 8 बजे से बैठे रियल नंबर लेके, 3-4 घंटे में आपने एनसीईआरटी निपटा ली, फिर आपने 2-3 घंटे में आपने पीवाईक्यूज निपटा लिए, फिर क्या करना है, फिर जब आप ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से जो आपको लग रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, या आपने पहले से मार्क कर रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, या आपको आपसे वो क्वेश्चन हुए ही नहीं यानी डिफिकल्ट लगे आपको, आपसे वो क्वेश्चन रॉन्ग सॉल्व हुए, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आया, आपको कोई कंसेप्ट भूल गए, आपको कोई फॉर्मूला कुछ ऐसा चीज थी जो आपको लगता है रिमेंबर होनी है, ये चीजें आप सिर्फ अपनी उस नोटबुक में लिखोगे जो मैंने आपको तीसरी चीज बताई थी। कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ ये लिखोगे कि एनसीईआरटी का पेज नंबर 32 का एग्जाम्पल 5, बस ये लिखना है उस फॉर्मूला शीट के अंदर, बस ये चीज लिखनी है। एक सेकंड, उस फॉर्मूला शीट के अंदर एक आपको बस ये लिख लेना है कि यार ये जो एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी की पेज नंबर 32 पे एग्जाम्पल नंबर 5 मौजूद है, हम उस एग्जाम्पल को एक बार लिख लेते हैं। लिखने का मतलब ये पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखना है, बस आपको इतना रेफरेंस मार्क कर देना है। क्यों मार्क कर देना है रेफरेंस? बच्चों जब अपन 16 तारीख की दिन में जब अपन लंच वंच कर चुके होंगे, अगले दिन अपना एग्जाम होगा, तो सबसे बड़ी परेशानी नर्वसनेस की होगी कि हम बहुत नर्वस होंगे, हमारा दिमाग इस तरह से स्टेबल नहीं होगा कि कल हमारा एग्जाम है, हमें घबराहट हो रही होगी, हम क्या करें, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमसे कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना था, वो भी देखना था, क्या हमने सारे देख लिए हैं, क्या हमने जो प्लान किया था वो हमारा पूरा कंप्लीट रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, मैंने जो 6-7 दिन मेहनत करी है वो अच्छे से रंग लाएगी कि नहीं लाएगी, क्या मैं सारी चीज़ें रिमेंबर या रिटेन रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा हूँ, ये सारे थॉट्स 16 तारीख को आएंगे। तो उस दौरान हमारी ये जो शीट है, ये जो शीट है हमारी वन नोटबुक पेज, वन नोटबुक का मतलब एक नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जहां पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रेफरेंस वहां पे मौजूद हो। अब क्या करोगे आप, उस नोटबुक को ये आपने लिखी हुई होगी, आप उसको ओपन करोगे, आप उस रेफरेंस नंबर पे जाओगे, अच्छा एक्सरसाइज पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज 32 पे क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, फटाफट देखा आपने, फिर आपने देखा कि अच्छा मैंने लिख रखा है कि एग्जाम्पलर का पेज 63 का क्वेश्चन नंबर 7, देखो भाई कौन सा क्वेश्चन है। तो 16 तारीख की शाम को या 16 तारीख के दिन से ही हमें क्या करना होगा, उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। 16 तारीख के दिन वो लास्ट रिवीजन होगा, इसलिए ये नोटबुक आपको तैयार करवाई जा रही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो ये प्रेजेंटेशन या ये स्लाइड अपने दिमाग में जरूर रखना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये जो टोटल है ये आपका 50 मार्क्स का बनता है। कितने मार्क्स का बनता है बच्चों? 50 मार्क्स का बनता है। और 50 मार्क्स कम नहीं होते हैं, 50 मार्क्स बहुत होते हैं 80 में से, सिर्फ इन 3 सेक्शन में। और सेक्शन ए और बी मिला के आपका 30 मार्क्स का बनता है, ठीक है, ये 30 मार्क्स का मिलता है। तो ए और बी में टाइम भी ज्यादा लगता है, उसमें मार्क्स भी आने के कम चांसेस होते हैं क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, 1-1 मार्क्स के मिस हो सकते हैं। तो हम सेक्शन सी और डी और ई को पहले अटेम्प्ट करेंगे, ये हमारा पहला टारगेट होगा। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को सेक्शन सी डी ई पहले हिट करना, जल्दी होते हैं ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ये जल्दी होते हैं और ईजी भी होते हैं कंपैरेटिवली। आपको लगता है यार सी डी कहीं डिफिकल्ट ना हो, नहीं, ईजी होते हैं, आप चेक कर लेना। 20 एमसीक्यूज के मुकाबले ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अपनी दिमाग की स्ट्रेटेजी बनी रहती है और हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि आज का जो हमारा शेड्यूल है कि हमें नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, रियल नंबर एंड अलजेब्रा को हिट करना है। कैसे हिट करना है? हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, यानी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, दिखाएंगे कि देखो जब मैं रियल नंबर पढ़ने बैठूंगा, आपको बस मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज करने बैठो तो आपको करना क्या होता है। आपको करना ये होता है कि आप एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उठाएंगे, एक एक करके लिख लिख के सॉल्व करेंगे, लिख लिख के सॉल्व करना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस
जो आपको लगता है कि ये PYQs है वो आपको दिखेगा कहाँ पे, आपको किसी रेफरेंस बुक में दिखेगा, किसी शीट में दिखेगा, वहां से वो क्वेश्चन उठाने हैं और आपके जो नियरेस्ट PYQs हैं यानी 2020, 21, 22, 23, 24, 25 तक के जो भी नियरेस्ट PYQs हैं उनको उस चैप्टर के PYQs को उठा के करना है। इसके साथ साथ आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आपके स्कूल प्री बोर्ड, ठीक है, या आपने जितने भी प्री बोर्ड अब तक दे रखे हैं या जो भी टेस्ट दे रखे हैं या जो भी आपने क्विजेस दे रखे हैं, ठीक है, या जो भी आपके पास शीट अवेलेबल है, उन सारे चीजों की आपको रियल नंबर के सारे क्वेश्चन छाट छाट के कर डालने हैं। क्या करना है, पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन निपटा दिए, नेक्स्ट फिर आपको PYQs उठाने हैं, नियरेस्ट PYQs निपटा दिए, फिर आपको स्कूल प्री बोर्ड हो गया, टेस्ट हो गया, क्विज़ हो गए, यहाँ पे जाके उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है जिन क्वेश्चंस को आपको लगता है कि यार मैंने जब स्कूल एग्जाम दिया था या मैंने टेस्ट दिया था, मैंने क्विज दिया था, तो ये क्वेश्चन मेरे से हिट नहीं होते, अभी वापस से ट्राई कर लेते हैं। तो रियल नंबर जैसे अपन ने पढ़ने बैठे तो 5 से 6 घंटे का आपका टाइम जाएगा, ठीक है, तो उस दौरान आपको ये चीज़ याद रखनी है, मेक श्योर करें, भूलना नहीं है इस चीज़ को, इसी तरह से काम करना है और इसी तरह से काम करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। आर्बिट्री पढ़ने बैठ गए, रियल नंबर खोला, फिर एनसीईआरटी की दूसरा चैप्टर खोला, फिर ये क्वेश्चन कर लेता हूँ यार, वो इंपॉर्टेंट किसी ने बताया वो भी कर लेता हूँ, आर्बिट्री पढ़ाई से मतलब स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अनस्टेबल हो जाएगा और चीज़ें माइंड में सेट नहीं हो पाएंगी। माइंड में जब सेट नहीं होगी तो आप उसको सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। इवन आपका किया हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो भी आप उसको करने में नर्वसनेस फील करोगे, डिफिकल्टी फीस करोगे। तो मेक श्योर कि यार ये गलती आप रिपीट मत करिएगा, ठीक है। तो अगर हम आज की क्लास में जो हम करने वाले, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, हमने शॉर्ट्स जो या जो हमने रिवीजन जो हम क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे और उसके साथ साथ जब हम यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डाल रहे थे रियल नंबर के अलग अलग चैप्टर वाइज में, तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करवा ही दिए थे। मैं ये चाहूँगा कि अब आज की क्लास में ये जो अभी हम क्लास लेने वाले हैं उसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाऊं जो लगते हैं आसान और होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखाऊंगा जो बच्चों को लगते हैं कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है पर होते वो आसान है और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम कंबाइन करके थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को देखना है, आपको ये फील करना है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से आता है क्या। अगर आप अभी यूट्यूब पे लाइव देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पेन कॉपी उठाएं और उस कॉपी के अंदर उस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर दें, बेटर हो जाएगा, अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। करना लिख के ही है, मैं चाहे कितना आसानी से समझा दूं और कितना ही बढ़िया समझा दूं, जब तक आप खुद लिख के नहीं करोगे बच्चों उसका कोई मतलब नहीं, कोई गेन नहीं होने वाला है। बिलीव मी, चाहे आप कितने वीडियोस देख लो, चाहे कितने ही आप लेक्चर सुन लो, आप कितनी पीडीएफ ले आओ, कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, जब तक आप किसी क्वेश्चन को खुद लिख कर नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और ये बात अभी नहीं समझोगे तो कभी भी नहीं समझोगे, आज समझ लो, क्योंकि अपने पास बचे भी बहुत कम दिन है। लास्ट उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक और चीज है कि आपको 2 सैंपल पेपर एग्जाम कंडीशन में 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करने वाले हो, जैसे आप लिखने वाले हो, जैसे आप बॉक्स बनाने वाले हो आंसर के अंदर, जैसे आप लाइन स्पेसिंग रखने वाले हो, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आपको एग्जाम कंडीशन के अंदर अंदर, जैसे आप एग्जाम के अंदर बह लो, पानी की बोतल रखी हुई है, टेबल चेयर पे बैठे हुए, 10:30 से 1:30 का टाइम ही रखो आप, अपना एग्जाम वाला माहौल है ना। जैसा आपको लगता है कि मैं एग्जाम में ऐसे पेपर लिखूंगा वैसे ही है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ शॉर्ट में लिखने वाला हूँ तो शॉर्ट में लिखो, किसी चीज़ को एलिब्रेट करने वाला हूँ, डायग्राम को आपको पेंसिल से अच्छे से बनाना है, फ्री हैंड से डायग्राम, कोई सा भी डायग्राम फ्री हैंड से नहीं बनाना है ड्यूरिंग सैंपल पेपर टेस्ट। चेक करो कि आप वाकई 2 सैंपल पेपर 3 घंटे में अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, ये टेस्टिंग बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या क्या हो गया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बोला कि एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको एक बार सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके आपके सामने है। इन चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। आपने 9 दिन को इस तरह से डिवाइड करना है कि ये सारे चैप्टर आप 15 तारीख से पहले पहले कवर कर डालो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि हमें एनसीईआरटी के साथ साथ जब हम कोई चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के बाद हम पीवाईक्यूज को हिट करेंगे। पीवाईक्यूज कहाँ से लेंगे, आपके पास कोई शीट हो सकती है, कोई रेफरेंस बुक हो सकती है, वहां से आपको उठाना है। तीसरा काम यह है कि उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे या आपको नहीं हुआ, उसका रेफरेंस आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, आंसर पूरा नहीं लिखना है। हाँ, आप चाहो तो फॉर्मूले लिख सकते हो, आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट या कोई पर्टिकुलर ट्रिक लिखना चाहो तो उसमें लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर या उसका रेफरेंस जरूर लिखो, क्योंकि एग्जाम के दिन आपको वो सारे क्वेश्चंस
16 तारीख को, यानी 17 एग्जाम से एक दिन पहले वो सारे क्वेश्चंस एक बार मैं चाहूंगा कि जो आपसे गलती हुई थी या जो आपको डिफिकल्ट लगा था वो एक बार आप रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये, और लास्ट नॉट द लीस्ट, कि आपको 2 सैंपल पेपर पूरे पूरे एग्जाम कंडीशन में वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। एक यूनिट है, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, उसका नाम है रियल नंबर। 6 मार्क्स का चैप्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ईजी है। एक सेकेंड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमारे पास जो नंबर सिस्टम में है, रियल नंबर के अंदर जो चैप्टर आता है, रियल नंबर बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसमें कंसेप्ट बहुत आसान है। यानी एक मार्क, ये समझ लो कि 6 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कुछ की चीज़ें हैं जो मैं आपको चाहूँगा कि एक बार आपके दिमाग में वो चीज़ें एक बार रिवाइंड हो जाएं। वो रिवाइंड हो जाएंगी तो आपके लिए एग्जाम के अंदर नर्वसनेस का सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो क्या है? देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रियल नंबर के अंदर आपको याद रखनी है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है, ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि असर्शन एंड रीजनिंग में ये क्वेश्चन आता है। बच्चे रियल नंबर पढ़ने बैठ जाते हैं लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को वो समझते हैं, सर देखा हुआ है, याद है, पर हम फिर भी नहीं कर पाते। हम भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम में जाके, हमें याद नहीं आ रहा होता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तो भाई सबसे पहले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कुछ नहीं है, ये एलसीएम एससीएम है, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर के अंदर ब्रेक करने को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही कहते हैं। यानी कोई भी नंबर आपका लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 6, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो 6 को उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर ब्रेक करने को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड याद रखना है, ये बोलना नहीं, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ये वर्ड भूल जाते हैं, जिसकी वजह से असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन उनसे गलत हो जाता है, वहां पे ये वर्ड पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये याद हो गई। दूसरा दूसरा काम आपको ये करना है कि एनसीईआरटी के जो आसान आसान क्वेश्चन है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं वो तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। √3 इज ए इरेशनल नंबर, या √2 वाले जो प्रूविंग द इरेशनलिटी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार आप पूरा, जो एग्जाम में आपको लगता है कि मैं लिखूंगा, वो एक बार लिख लो। उसमें क्या क्या चीजें आपने मिस करी है उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लो, रेड मार्क से आइडेंटिफाई कर लो कि ये मैंने मिस करी है। एनसीईआरटी में सॉल्व लिखा हुआ पूरा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन आता ही है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है, आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें मार्क्स लूज कर जाते हैं, तो ये गलती मत करना। और तीसरा जो वर्ड प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं अब, जिसे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने आपको सामने डिस्कस कर ली है, ठीक है। एक बार हम एक हल्का सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं 9th क्लास का, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, देखो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर उस नंबर को कहते हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है टर्मिनेटिंग नंबर की कि इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आएगा, 2 या 5 या दोनों आ सकते हैं। 2 या 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया 1/2 तो ये टर्मिनेटिंग है। मैंने एग्जांपल लिया 1/2 इंटू 5 तो ये भी एक टर्मिनेटिंग है। मैंने एग्जांपल लिया 1/2 इंटू 5 इंटू 3 तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि इस 3 ने इसको नॉन टर्मिनेटिंग बना दिया, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव नंबर। तो टर्मिनेटिंग की पहचान ये है कि जब आप कैंसिलेशन कर लेते हो, कैंसिलेशन सब करने के बाद जब नंबर आपका बचता है p/q फॉर्म के अंदर, तो उसको आपको लिखना है, ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में आपका 2 या 5 या दोनों में से कोई एक नंबर आ जाए, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं लगेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, जैसे आप ये इसको अपन यहां से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही मैंने आपको डिस्कस किया था कि हर कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जो प्राइम नहीं है। हर कॉम्पोजिट नंबर एक प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया जा सकता है, यानी उसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। जैसे 420 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। और ये क्यों लिखा जाता है? यही हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने में काम करता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर के बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम बात कर लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 30। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में एक चीज अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम बेसिकली क्या होता है? जैसे ये कह रहा है कि 36 एंड 30 का
एचसीएफ निकालो। तो 36 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और अगर हम इसको और सही से लिखें तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। और इसी तरह 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। एचसीएफ में आपको जो कॉमन नंबर है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, कॉमन लो, और उस कॉमन में कौन सा लेना है, लोएस्ट पावर वाला। तो कॉमन में लोएस्ट पावर वाला कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन कौन सा है, 2 है, और कौन है, 3 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। ये एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में हाईएस्ट लेना है, कॉमन में हाईएस्ट, और जो अनकॉमन है वो तो एज इट इज उठा लेना है। कॉमन में हाईएस्ट नंबर लेना है और जो अनकॉमन है वो एज इट इज उठा लेना है। तो कॉमन कौन है यहाँ पे, 2 है, 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 है, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 5 है और वो अनकॉमन है तो एज इट इज उठा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, और 36 इंटू 5 कितना होता है, ये हो जाता है 180, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया, और ये आपका हो गया है एलसीएम। अब इसके बारे में यहाँ से ना फंडामेंटल से क्वेश्चन आते हैं, यानी बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो उस बेसिक्स के क्वेश्चंस को अपन एक बार देख लेते हैं। यानी एक बार हम इस क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाऊं, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया है कि मैं आपको ये बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम का फंडामेंटल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वहां से बेसिक से जब क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए। भैया एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब जो चीज डिवाइड करे एचसीएफ डिवाइड करता है। और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी जो डिवाइड होता है, यानी वो मल्टीपल है, वो उसकी टेबल में आ रहा है, वो डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहली बात करते हैं फैक्टर कॉमन होना चाहिए, यानी ऐसा फैक्टर, ऐसा नंबर जो 36 और 30 को डिवाइड कर दे। ऐसे का मतलब होता है ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा फैक्टर ढूंढो जो 36 और 30 को डिवाइड करे, पर वो होना चाहिए हाईएस्ट, यानी उससे बड़ा नंबर कोई नहीं होना चाहिए। तो वो 6 हमने निकाला, यानी 6 से बड़ा दुनिया में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 36 और 30 को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर दे। हाँ, उससे छोटे हो सकते हैं, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, आर यू गेटिंग इट, लेकिन 6 डिवाइड कर सकता है, लेकिन 6 से बड़ा कोई नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड, इसलिए कहते हैं हाईएस्ट है ये कॉमन फैक्टर के अंदर, ठीक है। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जब अपन इनकी टेबल लिखेंगे 36 इंटू 1, 36 इंटू 2, आर यू गेटिंग इट, तो जब इसके मल्टीपल लिखेंगे इसी तरह 30 इंटू 1, फिर 30 इंटू 2, जब इनके मल्टीपल लिखेंगे तो इनकी मल्टीपल यानी इनकी टेबल के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहले आ जाए, कॉमन भी हो और सबसे पहले आ जाए। वैसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जो इनकी टेबल में आ रहे होंगे, लेकिन सबसे पहला नंबर कौन होगा, वो 180 होगा। तो ये याद रखना, ये कीवर्ड है कि एचसीएफ डिवाइड करता है, एलसीएम डिवाइड होता है। कहाँ काम आता है, इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम के अंदर काम आता है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, वहां पे ये काम आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज का फेवरेट क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है कि इस फॉर्म में नंबर दिया हुआ होगा, तो इस फॉर्मेट में जब भी नंबर दिया जाए तो आपको तो बहुत आसान हो गया है कि भाई आपको ढूंढना है कि एक्स में कॉमन, यहाँ पे पूछ रहा है एलसीएम है, तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन की हाईएस्ट पावर और सारे नंबर जो अनकॉमन है एज इट इज। तो अनकॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन की हाईएस्ट पावर दिख रही है अपने को एक्स की पावर 3 एक्स में और वाई की पावर 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन जो है हमें बताता है, इस क्वेश्चन के बारे में हमें ये जानना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो सही परिभाषा अगर आपको पता होगी ना तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लिया है, जैसे इस तरह के 2 क्वेश्चन बनेंगे, हम दोनों क्वेश्चन को भी एक बार देख लेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या लगता है, देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी एलसीएम डिवाइड होता है ना, डिवाइडेड बाय का मतलब होता है कि वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड करना नहीं है, डिवाइड होना है, तो डिवाइड होता कौन है, वो एलसीएम होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर साथ दे। अच्छा, अगर सिर्फ एलसीएम की बात होती ना, तो एलसीएम ऐसा नंबर ढूंढना है, लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो तीनों से डिवाइड हो जाता है, उसका मतलब इन तीनों का एलसीएम निकालना है। पर अपने को ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर भी साथ दे, ऐसा नंबर भी ढूंढना है कि डिवाइड ही नहीं हो, डिवाइड हो और रिमाइंडर साथ दे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो, 2 2 ज़ा 4 1, तो ये जो रिमाइंडर आया है ना, ये रिमाइंडर इसलिए आया क्योंकि 5 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा। कौन डिवाइड हो रहा है, पहला वाला नंबर कौन डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है। तो अगर अपन 4 में उस रिमाइंडर को ऐड कर दें तो वो नंबर मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो एलसीएम वाले क्वेश्चन में इन तीनों का अपन पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 35, 56 एंड 91 का एलसीएम निकालेंगे और जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को ऐड कर देंगे लास्ट में। तो 35, 56 एंड 91 का एलसीएम आया 3640, और 3640 को अगर आप 7 में ऐड कर दोगे तो ये वो नंबर है, क्योंकि 3640 तो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। पर अपने को एक्जैक्टली डिवाइड नहीं करना ना, अपने को तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो रिमाइंडर 7 दे। तो अपन इसमें 7 ऐड करेंगे। अब आप 35, 56 और 91 से डिवाइड करोगे तो तीनों से डिवाइड होने के बाद एलसीएम 7 ही आएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दे देगा, एलसीएम ये दे देगा, एक नंबर दे देगा, दूसरा निकालेगा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम is equals to the product of those two number whose HCF and LCM we have calculated। लेकिन ये थ्योरम सिर्फ 2 ही नंबर के लिए वैलिड होती है। असर्शन एंड रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आता है। ये थ्योरम कितने नंबर के लिए वैलिड होती है, सिर्फ 2 नंबर के लिए। एक टाइप का ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम करने से पहले एक बार हम वो वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर, एक सेकेंड, वो वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन आता है। तो वो एचसीएफ वाला क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको निकालना होता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द फॉलोइंग एंड लीव्स द रिमाइंडर 1 and 2। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, कि अपन ले लेते हैं 16 and 24, कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनको डिवाइड भी करे और लीव करे रिमाइंडर 1 और 2। तो अपन क्या करेंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन में अपन पहले ही वो रिमाइंडर ऐड कर देंगे, आर यू गेटिंग इट, और फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे। फिर आपको एचसीएफ निकालना है। तो एक बार ये स्ट्रेटेजी आप अपने उस नोटबुक में भी लिख लेना कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइड होता कौन है, एलसीएम, तो उसमें पहले एलसीएम निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर ऐड करना है। और एचसीएफ वाले में क्या करना होगा, पहले एचसीएफ निकालने में पहले एचसीएफ नहीं निकालना, पहले आपको ऐड करना है, फिर एचसीएफ निकालना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम की ट्रिक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले एक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 की पावर n, 6 की पावर n। तो भैया आप ये चीज याद रखो कि कोई भी नंबर 0 पे तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हो। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं है तो वो नंबर 0 पे एंड नहीं होगा। तो 4 के प्राइम फैक्टर में 2 तो है, पर भैया 5 नहीं है, क्योंकि 2 और 5 से 10 बनता है, ठीक है ना। तो 2 और ये सारी चीजें नीचे में समझाने के लिए कि कोई भी नंबर में अगर आप देखोगे ना 2 और 5 होगा तभी वो जाके 0 पे एंड होगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है, फॉर ए नंबर टू एंड एज अ 0 द प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5। ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको बोलेगा लेट्स चेक दिस नंबर, और फिर आप चेक करोगे यार इसके अंदर प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है, 5 आ ही नहीं रहा, तो ये नंबर 0 पे एंड नहीं होगा। हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 2 बट डज नॉट कंटेन 5, हेंस दिस 4 टू द पावर डज नॉट एंड विथ 0। ये लाइन लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, ये लाइन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बता ही दिया है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें 3 आ जाएगा, फिर ये आपका टर्मिनेटिंग है 5 की वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सपेंशन वाले, ठीक है। उसके बाद √2 इज ए रैशनल नंबर प्रूव करना। देखो इसमें क्या होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन √2 इज ए रैशनल नंबर वाला ही है। और इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं किया तो बिलीव मी, आपको लगता है कि आपने वो कर लिया है वो क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद भी आपके मार्क्स, जैसे 3 मार्क्स से क्वेश्चन आया तब भी आपको टीचर 2 देता है या 1.5 देता है, तो कुछ चीज़ें आप मिस कर देते हो। वो चीज़ें क्या हैं वो एक बार देख लो, ध्यानपूर्वक समझ लो, अदरवाइज लास्ट में दिक्कत हो जाएगी। देखो प्रूव दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, यहाँ पे √2 की जगह √3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए प्राइम नंबर, 3 और 5 ही हो, यानी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। प्रूव दैट √6 इज ए रैशनल नंबर में ये टेक्निक काम नहीं करेगी, √2 और √3 को अलग से आपको रैशनल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि होना चाहिए प्राइम नंबर, क्योंकि हम एक टेक्निक यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए ही वैलिड है। तो मेक श्योर कि अगर √6 इज ए रैशनल नंबर प्रूफ आ गया, जो कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो वो 3 मार्क्स में आएगा, तो वहाँ पे एक लाइन और ऐड होगी, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे रूट यानी इस रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो आप उसको P और Q की फॉर्म में अज्यूम करोगे, अज्यूम करेंगे। क्यों अज्यूम करेंगे, हम बोल देते हैं कि भाई ये रैशनल है,
यही बोलते हैं ना। और अगर हमारा बोलना गलत साबित हो जाए, हमारा मानना गलत साबित हो जाए, तो ये रैशनल हो जाएगा। लेकिन ये लाइन लिखनी अति आवश्यक है कि पी एन क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, ये भी यहाँ से भी एसेशन एंड रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है। को प्राइम वो होता है जिसका एचसीएफ 1 हो। को प्राइम का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइम नंबर के दो पेयर 2 और 3 को प्राइम है, बिल्कुल है, लेकिन 2 और 9 भी को प्राइम है। 2 और 9, 2 और 9 या 4 और 9 भी को प्राइम है। 4 और 9 को प्राइम है क्या, बिल्कुल 4 और 9 को प्राइम है, क्योंकि 4 और 9 का कोई कॉमन डिवीजर नहीं है। 4 अपनी जगह प्राइम नंबर नहीं है, 9 अपनी जगह प्राइम नंबर नहीं, लेकिन 4 कॉमन 9 मिलके को प्राइम मिल जाता है। को प्राइम यानी प्राइम नंबर्स टाइप का पेयर बन जाता है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका एचसीएफ 1 है। तो ये लाइन आवश्यक है। स्क्वायर करेंगे, सब बच्चों को पता है, एग्जाम टाइम आ रहा है तो मुझे लगता है कि सबने ये क्वेश्चन एग्जाम में प्री बोर्ड में कर रखा होगा, है ना। ये सब लिख लेना है अपने को। यहाँ पे p की वैल्यू 2m मान लेना है। ये क्यों मान लेना है, क्योंकि ये प्राइम नंबर था, p प्राइम नंबर है। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, p स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। p स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा, ये लिख लेना है। अगर p 2 से डिविजिबल है तो फिर अपन इसको क्या करेंगे, p इज इक्वल्स टू 2m। फिर ये वैल्यू यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे, उसके बाद ये आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। ठीक है ना, ये सब्सटीट्यूट करने के बाद सबको आपको पता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि p 2 से डिविजिबल हो रहा है, तभी तो अपन इसको 2m लिखा। यहाँ पे आप देखोगे कि q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि m यहाँ पे एक इंटीजर है, ठीक है ना, तो q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो q को भी आपने 2n की फॉर्म में लिख लिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 से अपन कहेंगे, क्योंकि p और q को प्राइम है, q और आपका p और q को प्राइम है, तो इसलिए ये आपका अजम्पशन रॉन्ग था। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करना कि ये सारे पॉइंट्स आपका होना अति आवश्यक है। यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमारा अजम्पशन था कि p और q को प्राइम है, बट दे डू हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज कॉल्ड 2, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके अलावा जैसे इरेशनलिटी के अंदर एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एक रैशनल प्लस इरेशनल नंबर को वो शामिल कर लेते हैं, तो एक लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन आ जाता है रियल नंबर के केस के अंदर। तो जैसे वहां पे भी अपने को करना क्या है कि √2 को अलग से आपको एलएचएस में लिख लेना है, या जो भी रूट वाला नंबर उसको एलएचएस में लिख लेना है, और बाकी टर्म्स को अपने को आरएचएस में लेके जाना है। बस ये एक रैशनल है, अपने को ये इसको रीअरेंज करके एक नया नंबर मान लेना है। भाई p मैंने एलसीएम लिया तो उसको अपन a बाई बी मान लें या r बाई क्यू मान लें, जैसे आपकी इच्छा है। ठीक है, अब वापस से सारा प्रोसीजर वही है। अब आपको बोलोगे आर एन क्यू आर को प्राइम, या फिर अगर ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो आप बोलोगे कि ये तो आपका आरएचएस वाला जो पार्ट है आर अपॉन क्यू तो रैशनल है, और जो एलएचएस है वो इरेशनल है, √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमें वहां पे स्टॉप कर देना, वहीं पे अपनी रिसर्च को, अपने मेथड को स्टॉप कर लेना है। √2 एक इरेशनल नंबर है और आर क्यू इज एक, क्योंकि आपको ये √2 प्रूव करने को नहीं कह रहा, आपको √2 + 3 इरेशनल प्रूव करने को कह रहा है, तो हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। अगर 3 मार्क्स का है तो अपन लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ √2 + 3 करने को कह रहा है तो सिर्फ अपने को ये तो पता है कि √2 इरेशनल है, तो उसी को यूज करेंगे। तो √2 किसके बराबर आ रहा है, आर बाई क्यू के बराबर आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अपन पॉलिनोमियल पे आते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर है। अलजेब्रा के अंदर हमारे पास कितने चैप्टर हैं, अलजेब्रा के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर है। अलजेब्रा कितने मार्क्स का आ रहा है बच्चों, अलजेब्रा 20 मार्क्स का आ रहा है। अलजेब्रा 20 मार्क्स का आ रहा है, 6 मार्क्स का रियल नंबर, 20 मार्क्स का अलजेब्रा, 20 मार्क्स यानी 4 चैप्टर। हर चैप्टर में भी अगर अपन 4 मतलब डिवाइड कर दें 4 से तो 5 मार्क्स का आ रहा है। कौन कौन से चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी। क्या सारे चैप्टर इजी हैं, बिल्कुल सारे चैप्टर इजी हैं। कहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अलजेब्रा में सारे ही बनते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल थोड़ा सा आसान है। पॉलिनोमियल आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, और लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड एपी, यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम भी आती है, केस स्टडी भी आती है। पर क्वाड्रेटिक देखो ये चैप्टर ना बहुत प्रिडिक्टेबल है, यानी टीचर या स्टूडेंट गैस कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है कि हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो पॉलिनोमियल के अंदर भी हम बात करेंगे, जब हम लीनियर पढ़ेंगे तो लीनियर की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक की, और एपी पढ़ेंगे तो एपी की बात करेंगे। तो पहले अपन पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं। देखो पॉलिनोमियल में जो क्वेश्चन जो मेजॉरिटी बनता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो एमसीक्यू का बन सकता है 1 मार्क्स का, वो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा कंफर्म क्वेश्चन आता है वेरिफिकेशन ऑफ बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जिसमें आपको ये वेरीफाई करना होता है कि अल्फा बीटा -b/a के बराबर होगा और अल्फा बीटा c/a के बराबर होगा। अल्फा बीटा आपको फैक्टराइजेशन से निकालना होता है। ठीक है, ये कंफर्म क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन कहां से आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के क्वेश्चन से आता है। ये क्यूबिक वाला हमारा डिलीट हो गया है अभी।
रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड यानी अल्फा प्लस बीटा के मैनिपुलेशन से क्वेश्चन आता है। ये 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब एक एक करके अपन उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, ये सब अपन ने ऑलरेडी देख रखा है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको बताता है कि ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ से कैसे पॉलिनोमियल को पढ़ना है। तो ग्राफ से कैसे करना है, मैच दी फॉलोइंग, यानी आपको ये बताना है कि इसमें कितने कितने जीरोस होंगे। तो याद रखो कि जब भी कोई कर्व, ये जो ब्लू वाला कर्व है ना, ये कर्व है, पॉलिनोमियल का कर्व है। तो ये ब्लू वाली लाइन जब भी एक्स एक्सिस को कट करेगी या टच करेगी तो उतनी ही बार रूट्स होंगे, अगर वो नहीं करती तो रूट्स नहीं होंगे। जैसे इसने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया तो यहाँ पे 1 रूट होगा, इसने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया तो यहाँ पे 2 रूट्स होंगे, इसने एक्स एक्सिस को एक बार टच किया तो यहाँ पे एक ही रूट होगा, लेकिन ये काउंट 2 बार होता है, ये डबल, उसको बोलते हैं इक्वल रूट्स, है ना, ये क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे एक भी रूट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए में एक रूट होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस, ए में कितने रूट्स हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। बी में कितने हो जाएंगे, बी में 2 रूट हो जाएंगे। सी में कितने हो जाएंगे, सी में भी 1 हो जाएंगे। और डी में कितने होंगे, डी में 0 हो जाएंगे। तो इसके आंसर में अगर आप देखोगे तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा, ग्राफ में करने के बाद जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है, वो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। तो ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं था, ये 9th क्लास का है, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। रूट्स कैसे निकालते हैं, लीनियर वाला, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अल्फा और बीटा रूट्स है, ए बी सी कोफिशिएंट है, ए लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट। ये रिलेशन याद रखना है आपको, रूट्स निकालने हैं और इसको वेरीफाई करना है। करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसके रूट्स अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर, इसके रूट्स ऐसे निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, आई थिंक फैक्टराइज करना सबको आता है, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या सर, बिल्कुल आसान ही आता है, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। एक्स माइनस 2 को अपन ने कॉमन निकाला, अंदर एक्स माइनस 3 बचा, इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, तो एक रूट हम अपन लेंगे अल्फा डेट इज 2, एक रूट लेंगे अपन बीटा डेट इज 3। ये 2 रूट निकालने के बाद अपन को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो अब अपने को ए बी सी चेक करना है कि अपना रिलेशनशिप सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन अल्फा प्लस बीटा देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। और अल्फा बीटा भी वेरीफाई करेंगे, वो होता है c/a। ये याद रखना है। देखो पॉलीनोमियल का क्वेश्चन आसान होता है, अभी भी कह रहा हूँ याद रखना है, पॉलीनोमियल आसान होता है, आता है। तो अल्फा प्लस बीटा 2 + 3, ये 5 आ गया। और ये कितना, -b/a, तो -5, a कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये वेरीफाइड हो रहा है। अल्फा बीटा कितना है, 2 × 3, तो ये 6 आ गया। और c कितना है, ये 6/1, तो ये भी 6 आ गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। हैंस अवर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ठीक है। ये फास्ट ही है, और कितना फास्ट हो, ठीक है, काफ़ी फास्ट है। देखते जाओ, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ पे रुको, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप खुद से प्रैक्टिस करने लग जाओ, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे अल्फा बीटा का रिलेशन इस्तेमाल होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, सॉरी, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, बस पॉलीमर यहीं से आता है। और एक पॉलीमर बनाने का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो वो भी हम अपन एक कर लेंगे। जैसे ये अपन इजी सा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें आप कुछ फॉर्मूले याद रख लेना बच्चों कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये याद रख लेना प्लीज, ठीक है। और आप एक बार एक और फॉर्मूला याद रखना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अच्छा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसी तरह अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब वो होता है अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, एक और चीज़ याद रख लेना कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। देखो कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि जितने भी रिलेशन हैं अल्फा और बीटा के अंदर, क्या वो क्यूबिक हो या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, हमें पता तो बस अल्फा प्लस बीटा है और पता है अल्फा बीटा है। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जितने भी रिलेशन है हमें या तो अल्फा प्लस बीटा में लिखना है या अल्फा बीटा में लिखना है, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे, देखो कैसे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -2 है और c की वैल्यू यहाँ पे -5 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, तो -2/a। तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया 2। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा c/a, c आपका -5 है और ये 1 है, तो अल्फा बीटा आ गया आपका -5। निकालना क्या है, अपने को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पे सॉल्व वैल्यूज पुट करेंगे। तो अल्फा
प्लस बीटा कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 तो 14, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 14। ठीक है भैया, इस क्वेश्चंस को कर लेना, ये बेसिक्स प्लस स्टैंडर्ड दोनों में आते हैं, लगभग लगभग 3 मार्क्स का आता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ पीवाईक्यूज अगर आपको नज़र आ जाते हैं जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के मैनिपुलेशन से क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। कहाँ पे अगर आपसे होते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो वो क्वेश्चन कहाँ जाएगा, आपकी नोटबुक में, याद है ना, वो क्वेश्चन का रेफरेंस नोटबुक में जाएगा। वो कब रिवाइज करना है, वो 16 तारीख को रिवाइज करना है। ठीक है, ठीक है। अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें अपने को पॉलिनोमियल फॉर्म करनी। तो पॉलिनोमियल से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा, 4 टाइप के क्वेश्चन। पहला ग्राफ वाला क्वेश्चन, जो ग्राफ को देख के रूट्स बताना है। दूसरा वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन, जिसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए को वेरीफाई करना है। तीसरा अपने को अल्फा बीटा के मैनिपुलेशन से क्वेश्चन कि अपने को अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, उससे अपन कुछ और अल्फा और बीटा का रिलेशन निकालने वाले हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, जो पॉलीमर का फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, अगर आपके पास टाइम है आप 2 मिनट लेके सॉल्व कर लीजिए, जब तक मैं भी आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ। इसका एक कंसेप्ट ये है कि किसी भी क्वाड्रिक पॉलीमर को फॉर्म करने का जो तरीका होता है वो होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। यहाँ पे एस कहता है, और के मान लो जितनी भी पॉलीमर बनानी, के कोई भी नंबर का कोफिशिएंट या कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और एक्स वाई माइनस एस एक्स, एस क्या है सम ऑफ द रूट्स, पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अभी कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, अपने को रूट्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सिर्फ रिलेशन चाहिए। तो अल्फा बीटा अगर इस पॉलिनोमियल के रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 2। ये अपन ने रिलेशन काम कर लिया, क्योंकि ये इसने यहाँ पे बोला अपने को, तो अपन ने यूज कर लिया। अब ये कह रहा है कि देन फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 2 बीटा। हमें ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा नहीं हो, जिसके जीरोस क्या हो 2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ठीक है भाई, तो अपने पास सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अगर आप देखोगे इसको तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन ले लो, 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 4, तो आपके पास जो सम आ जाएगा एस की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी -12। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालने के 2 अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड विथ अल्फा प्लस 2 बीटा। अपन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो 2 अल्फा जो मल्टीप्लाइड होगा वो अल्फा प्लस 2 बीटा से मल्टीप्लाइड होगा, और बीटा भी किससे मल्टीप्लाइड होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा से मल्टीप्लाइड होगा। तो अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा अल्फा, सॉरी अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा और प्लस 2 बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे L2 कॉमन लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में, और यहाँ पे ये 5 अल्फा बीटा बनेगा। ठीक है, अब वापस आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस आपका 2 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप इसमें ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये प्लस 5 अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा और 5 अल्फा बीटा, और आपका एक सेकेंड, फाइव अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, ये कितना हो जाता है प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब वैल्यू अपन रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने निकाल रखी है -4, उसका स्क्वायर होता है 16, 16 2 32, और अल्फा बीटा भी निकाल रखी है अपन ने 2, तो ये 2 32 प्लस 2 34, ये आपका पी आ गया, यानी प्रोडक्ट कितना आ गया है, प्रोडक्ट आ गया है 34। अब अपने को पॉलीमर फॉर्म करने के लिए ये वैल्यूज कहाँ रख देनी है बच्चों, ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देनी। तो आंसर कितना हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट 34। तो फाइनल आंसर को अपन कैसे बॉक्स करेंगे, k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 34। ये वो पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस 2 अल्फा होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंफर्म करता है कि पॉलीनोमियल में से यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, तो 2 चैप्टर आपने रिवाइज कर लिए हैं, लगभग घंटा भर हो चुका है, अभी भी अपने पास 3 चैप्टर बाकी हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एंड एपी। ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं कि रियल नंबर से मैंने क्या क्या बोला। भैया रियल नंबर से मैंने ये बोला है, सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो रियल नंबर के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ जो बताई थी वो आपको यही बताई थी कि यार आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का नॉलेज होना आवश्यक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जिसे कहते हैं वो आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर ब्रेक करना है, वहीं से कॉम्पोजिट नंबर का क्वेश्चन बनता है और वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने वाला, बल्कि उसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ की एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं जिसमें रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं। एचसीएफ वाले में क्वेश्चन में क्या करना होता है कि रिमाइंडर पहले ऐड करके एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है पहले एलसीएम निकाल के रिमाइंडर बाद में ऐड कर देना है। रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं प्रूविंग वाले, उसका कंसेप्ट को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, जो चीज़ वहाँ पे लिखनी मांगती है वही लिखना है, तभी मार्क्स वहाँ पे मिलता है। पॉलीनॉमियल में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो पहला ग्राफ को देख के बताना होता है कि रूट्स, दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि आपको वेरीफाई करना होता है, और तीसरा आपका क्वेश्चन आता है कि आपको अल्फा और बीटा की रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करना होता है, और चौथा आपका क्वेश्चन आता है कि आपको पॉलीनॉमियल ही फॉर्म करनी होती है। लीनियर इक्वेशन सबसे बढ़िया चैप्टर है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकेंड, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हो, जो बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं जो कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर, यानी ये 2 मार्क्स में आता है कि आपको ये बताना होता है कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। पहली कैटेगरी क्वेश्चन बन जाएगा लीनियर इक्वेशन से। दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है वर्ड प्रॉब्लम से, वर्ड प्रॉब्लम कम बनती है, लेकिन तीसरा जो बनता है वो ग्राफिकल मेथड से ही बनता है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हम तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे। तो पहला आपको कंसिस्टेंट सिस्टम को आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि पहले ग्राफिकल देख लेते हैं। देखो ग्राफिकल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे मेरे आपके पास ये सिस्टम आ गया है ना, ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। क्या पूछ रहे हैं सर इसमें, या कुछ कह नहीं सकते, ऐसा ऐसा टिक्का मत मारना, आप सॉल्व करके ही बताना एमसीक्यूज में से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, वो आप इस तरह के तो क्या आप नहीं बता डिफाइन कर सकते, ठीक है। सॉल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, देखो इसको आप सॉल्व करना चाहो तो इसके 2-3 मेथड हैं, एक तो ग्राफिकल हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन, और ये कह रहा है आपसे ग्राफिकली सॉल्व करने को, तो हम ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। हम इसके ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाना 9th क्लास से सीखा हुआ है। क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन ये आएगा यहाँ पे कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो अगर जैसे एक्स एक्सिस से एरिया निकालने को आ जाए, तो एक्स एक्सिस से एरिया अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस वाला एरिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस से एरिया निकालने वाला क्वेश्चन, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो ये यूनिट आपका 2 यूनिट है और ये आपका 4 यूनिट है, 6 - 2 4, तो ये 4 और ये 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो ये एरिया निकल जाएगा। पहला टाइप का क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 मार्क्स में, सॉरी ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ग्राफिकल मेथड से, 3 मार्क्स का सेक्शन सी का पार्ट बन जाता है ये। तो अगर आपको ग्राफिकल मेथड से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट पूछेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, ये इंश्योर कर लेना। कई बार वाई एक्सिस से पूछता है तो वाई एक्सिस से एरिया ऐसे निकलेगा, ये वाला एरिया पूरा वाई एक्सिस वाला है। बेस और हाइट कैसे निकालेंगे, वो कोऑर्डिनेट से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोऑर्डिनेट से आप ढूंढ के आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है, पर वो डायरेक्ट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बल्कि कुछ स्पेशल इक्वेशन आती हैं और उसके साथ साथ के वाले क्वेश्चन आते हैं। तो वो के वाले क्वेश्चंस को अपन देख लेते हैं। पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो पहला केस होता है जहां पे आपके कोइंसिडेंट लाइन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। उस केस में जो कोफिशिएंट होते हैं लीनियर इक्वेशन के ए बी सी, इनका रेशो इक्वल होता है, तीनों रेशो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसमें अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ही कोइंसिडेंट है, इसको कंसिस्टेंस ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन यहां से ही पूछ लेता है कि आपको ये बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट सिस्टम उसमें कहते हैं जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता हो, ठीक है। कंसिस्टेंट
सिस्टम उसको कहते हैं जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो। वो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं? जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन, उसको नो सॉल्यूशन वाला केस कहते हैं, उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इनफाइनाइट कोइंसिडेंट लाइन के अंदर भी आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसको कंसिस्टेंट माना जाता है। दूसरा कंसिस्टेंट कौन सा होता है? दूसरा कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन वाला होता है, जहां पे A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं होता, ये याद रखना है। और यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, राइट है। और तीसरा इनकंसिस्टेंट जो नो सॉल्यूशन वाला होता है, उसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, उसमें A1 A2 और B1 B2 तो बराबर होते हैं, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होते। तो अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर आ जाए, वेल एंड गुड, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक बार चेक करना होगा कि C1 C2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर बराबर आ रहा है तो इनफिनाइट, कंसिस्टेंट, लाइंस कोइंसिडेंट। अगर बराबर नहीं आ रहा है, नो सॉल्यूशन, लाइंस पैरेलल, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर ही नहीं आए तो अपने को आगे चेक ही नहीं करना, यूनिक सॉल्यूशन कह देंगे, लाइंस इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B अगर ये सिस्टम इनफिनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन है तो भैया 4/A B/6, यानी तीनों रेशियो बराबर होंगे, B/6 इज इक्वल्स टू 5/10, ये तीनों बराबर होंगे। तो अगर आप देखोगे 4/A भी किसके बराबर आएगा, 5/10 के, तो अपन इसको हाफ लिख लेंगे, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और B/6 भी किसके बराबर आ जाएगा, 5/10 के, तो ये B कितना आ जाएगा, 3। तो 8 + 3 कितना हो जाता है, 11। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। K की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जस्ट गिव मी सेकेंड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि भैया लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन, एक तो ग्राफ वाला आता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर से कर लेना, ठीक है। उसमें लीनियर ट्रायंगल बनाना होता है, ट्रायंगल बनाना होता है, उसका एरिया निकालना होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कंसिस्टेंसी से, तो कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा ही दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। उसमें ना कुछ स्पेशल टाइप की लीनियर इक्वेशन भी आ जाती हैं, जैसे कि इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है, सॉल्व x + y = a + b। यहाँ पे आंसर जो होगा वो a और b में ही होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन आप यूज करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। ax + by = a + b, x + y = 2, एलिमिनेशन करके आंसर a और b में ही आएगा आपका, ठीक है। ये इंश्योर रख लेना। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर एमसीक्यू में दिखता है तो आपको कर लेना। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में ये होता है कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, अंग्रेजी आपको अच्छी आनी चाहिए, उसमें आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बस ट्रांसलेट करते हो। कैटेगरी कैसे बना सकते हैं? वर्ड प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है, वो लीनियर से भी आ सकती है, क्वाड्रेटिक से भी आ सकती है। बनाना प्रोसीजर सेम ही होता है, उसमें वेरिएबल को अज्यूम करना होता है एक्स और वाई, मैनिपुलेट करने के बाद या तो वो लीनियर बनती है या वो क्वाड्रेटिक बनती है। तो अपन ऐसे क्लासीफाई नहीं कर सकते कि वर्ड प्रॉब्लम लीनियर की ही आएगी या क्वाड्रेटिक की आएगी ना। एग्जाम में पेपर को क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि ये लीनियर की वर्ड प्रॉब्लम है या क्वाड्रेटिक की है। तो वर्ड प्रॉब्लम अपने को कंबाइन करनी होती है। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सैम्पल पेपर के अंदर या जो भी आप पीवाईक्यूज कर रहे हो उसमें जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो पीवाईक्यूज की, ठीक है। और चेक करो कि यार ये लीनियर बन रही है क्वाड्रेटिक बन रही है, ताकि एग्जाम के अंदर आप कॉन्फिडेंट रहो। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक वाली वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर की तरह सॉल्व करके आ जाता है, आंसर ही नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना, क्वेश्चंस दोनों में कैटेगराइज वाइज सेम ही होते हैं लगभग। अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम का लीनियर में पूछा जा सकता है तो वो क्वाड्रेटिक में भी पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि वर्ड प्रॉब्लम आपकी क्वाड्रेटिक से आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। चांसेस यानी मेजर चांसेस ये हैं कि वर्ड प्रॉब्लम आपकी क्वाड्रेटिक से आ सकती है। तो मेक श्योर रखना कि वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक की ज़्यादा सॉल्व करना पीवाईक्यूज के केस में, लीनियर के केस में ग्राफ और कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना, जो के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं और स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन होते हैं, वो मैं देख लूंगा। जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम, तो ए और बी की मंथली इनकम को एक्स और वाई मानो, ठीक है ना। उसका रेशियो कितना है, 7:5 है। तो अपन मान लेते हैं कि इनकम को अपन मान लेते हैं कि 7x है और 5x है। और एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा हो रहा है उसको अपन मान लेते हैं वो आ रहा है 3:2, तो 3y और 2y, ये रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लिया अपन ने, 3:2 का रेशियो आ जाएगा ना। अब सेविंग जो हो रही है दोनों की सेम ही हो रही है। सेविंग कैसे आती है, इनकम माइनस खर्चा, तो 7x - 3y = 4000 और 5x - 2y = 4000। दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशन से भी होगा उसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेक श्योर रखना कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करो इसमें, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के केस में।
अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वो ये तो वही हो गया के वाली सम ऑफ टू डिजिट नंबर वाला। ये टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी आता है, लीनियर में भी आता है। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में आने के ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है, इस बात को समझ लो, ध्यान से याद रख लो। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाली जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो क्वाड्रेटिक से ज्यादा आती है, ठीक है। एक टैब वाली प्रॉब्लम है वो क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? ज्योमेट्री से आती है बच्चों। क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम कहाँ से आती है? ज्योमेट्री में। सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी कर लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम आपकी क्वाड्रेटिक की जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से बनेगा, ठीक है। तो वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में टू डिजिट नंबर से प्रॉब्लम आती है, वर्ड प्रॉब्लम, टू डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम, है ना। जो ये लिखते जाओ, अगर आपको आपका अगर इच्छा है, इसको ध्यान रखना चाहते हो, तो टू डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन में आ सकती है, ठीक है। और इनकम एक्सपेंसेस वाली क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। फिर फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन की पार्ट बनती है, ठीक है। फिर आपकी फिक्स चार्ज, वेरिएबल चार्ज, इसकी वाली प्रॉब्लम आपकी लीनियर से बनती है। क्वाड्रेटिक से कौन सी बनती है? क्वाड्रेटिक का भी अपन सेम सेम केस में देख लें, तो क्वाड्रेटिक की अगर जो प्रॉब्लम बनती है वो बनती है स्पीड डिस्टेंस टाइम वाली, ठीक है। और कहाँ से बन सकती है क्वाड्रेटिक की जो टू टैब वाली प्रॉब्लम है वो? और कहाँ से बन सकती है? वो बन सकती है आपकी ज्योमेट्री से, पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल, राइट एंगल, यहाँ से आपकी वर्ड प्रॉब्लम बन सकती है। कौन सी? क्वाड्रेटिक की। तो लीनियर की अब जब आप प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज की, तो वो प्रॉब्लम वहाँ से उठाना, ये प्रॉब्लम यहाँ से उठाना, प्रैक्टिस कर लेना, आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन कई बच्चों को मैं आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में जैसे इधर सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय द इंटरचेंजिंग। देखो, टू डिजिट नंबर के बारे में एक कहानी समझ लो। जैसे कोई 42 नंबर है तो इसको अपन वंस डिजिट कहते हैं और इसको टेंस डिजिट कहते हैं। वंस डिजिट, टेंस डिजिट जो होता है वो 10 से मल्टीप्लाइड होता है और उसमें यूनिट डिजिट ऐड हो जाता है। ये टू डिजिट नंबर लिखने का तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 36, उसको 10 इंटू 3 प्लस 6। अब जैसे अगर अपन टू डिजिट नंबर को एक्स और वाई दोनों डिजिट अपने को अननोन है ना, तो एक्स और वाई ये लीनियर नहीं होता। अपने चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई ये आपका टू डिजिट नंबर है। अब इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू वाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132। तो अपन एक काम करते हैं, जो सम ऑफ द टू डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई, और जो नंबर फॉर्म हो रहा है 10y प्लस एक्स, उसका सम आ रहा है 132। अब इसमें देखोगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 132। 11 को कॉमन ले लेंगे और 132 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 12 तो x प्लस वाई कितना आ गया? 12। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कितनी आसान सी सिंपल सी इक्वेशन बनी, राइट है। अभी कह रहे हैं कि इफ 12 इज एडेड टू द नंबर द न्यू नंबर बिकम 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। क्वेश्चन समझना, अगर अपन 12 को ऐड कर देते हैं, 12 को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, किस में? टू डिजिट नंबर में। तो 10x प्लस वाई में 12 को ऐड करते हैं, तो जो न्यू नंबर बन रहा है वो बन रहा है 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो कर लेते हैं भैया, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y। तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एज वाला क्वेश्चन भी, एज रिलेटेड क्वेश्चन दोनों जगह पूछे जा सकते हैं। वो आपके क्वाड्रेटिक में भी पूछे जा सकते हैं, वो आपके लीनियर इक्वेशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप एज रिलेटेड क्वेश्चन दोनों जगह आप कर सकते हो, ठीक है। एज रिलेटेड क्वेश्चन दोनों जगह आ सकते हैं। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। आप मुझे 5 मिनट्स दीजिए, हम 5 मिनट्स में वापस से मिल रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है।
एक बार मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ, आप लोग की वॉइस बराबर आ रही नहीं आ रही है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। आई थिंक वॉइस सही है। तो ये हमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम करना था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, एज रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखो कि आपको टेबल बनानी है। एज रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? हमेशा टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाते हैं? देखो, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे वो लीनियर का हो या क्वाड्रेटिक का हो, उसमें 110% ये होगा कि 2% इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आपको टेबल कैसे बनानी है? इसमें लिखा हुआ है कि गोकू वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन गोहान। तो दो दो बंदे हो गए, एक तो गोकू हो गया और एक गोहान हो गया। ठीक है, तो गोकू कह रहा है कि गोकू वॉज 12 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन इज गोहान। तो जो प्रेजेंट एज कह रहा है कि गोकू जो है वो 10 ईयर्स अगो की बात कर रहा है, 10 ईयर्स अगो। तो अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को अपन एक्स और वाई मान लेते हैं। तो 10 साल पहले, 10 साल 10 ईयर्स अगो इनकी एज कितनी हो जाएगी? -10, यानी एक्स -10 हो जाएगी इसकी एज और वाई -10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि गोकू 10 ईयर्स अगो, गोकू कौन है? गोकू है एक्स -10। ठीक है, एक्स -10 वॉज का मतलब इक्वल्स टू 12 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन गोहान। तो ये y -10 बनेगी, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x -10 इज इक्वल्स टू 12y -120। तो ये हो जाएगा x -12y इज इक्वल्स टू -110। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन हो गई। फिर क्या कह रहा है? एंड 10 ईयर हेंस, यानी 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर ही विल बी ट्वाइस। ही यानी 10 साल बाद, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी गोकू की इतनी, और इसकी कितनी हो जाएगी y+10। तो 10 साल बाद की बात कर रहा है कि 10 साल बाद गोकू ही यानी गोकू, गोकू x+10 विल बी ट्वाइस एज ओल्ड गोहान विल बी। तो y+10 हो जाएगा, राइट है। तो ये हो जाएगा x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20 एंड x -2y इज इक्वल्स टू 10। ये दूसरा बॉक्स हो गया। इन दोनों क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो आपका x और y आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो आपका x और y आ जाएगा। तो ये है, तो अपन कैसे करना चाहें तो दोनों को अपन एलिमिनेशन से ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि x और x का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा -10y इज इक्वल्स टू -120। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12, यानी प्रेजेंट एज है। ठीक है, y के लिए 12 आ गई, y के लिए 12 यहाँ पे रखेंगे, 2 12 24, 24 को उधर ले जाएंगे 34, तो x की वैल्यू आ जाएगी 34, यानी फादर की एज 34 ईयर ओल्ड है एंड जो सन है उसकी एज 12 ईयर ओल्ड है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन अपना चल रहा था। ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन आया ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला जो क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन में आप प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो क्वाड्रेटिक से ज्यादा आने के चांसेस हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से ज्यादा आने के चांसेस हैं, और लीनियर इक्वेशन से अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आएगा तो वो आसान आएगा, उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट ईच, और मतलब एक हाईवे पे वो पॉइंट्स ए और बी अपार्ट है ऑन हाईवे। तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे अपन इसमें इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर ऑफ ई इफ इन द सेम टाइम इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। भाई ये कह रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस 90 किलोमीटर आवर्स है, और एक कार है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, दोनों जगह से, ए से भी स्टार्ट हुई और बी से भी स्टार्ट हुई, सेम डायरेक्शन मूव करे और वो कहीं सी पे जाके मीट करते हैं। ये डिस्टेंस अपने को नहीं पता कि बी से सी तक का या ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसको अपन एल मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ये सेम डायरेक्शन मिलते हैं तो सी में जाने तक में इनको 9 घंटे मिले, यानी ए को भी 9 घंटे में लगे और बी को भी 9 घंटे लगे। ऑब्वियस सी बात है कि बी की स्पीड मतलब ए की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि ए ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का कंसेप्ट लगाएं। ठीक है, तो स्पीड कितनी है, स्पीड अपन ए की मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, बी की मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब अगर अपन ए के रूल को फॉलो करें, भाई ए की स्पीड x है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 90 + l, क्योंकि ए ने तो 90 + l किया ना, और टाइम कितना लिया इसको, टाइम 9 आवर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 90 + l। ठीक है, और बी की बात करें,
तो b की स्पीड y है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, इसने सिर्फ l किया, इसने 90 नहीं किया, इसने सिर्फ l किया, b यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। और इसको भी कितना टाइम लगा 9, तो ये आ जाएगा 9y इज इक्वल्स टू l। तो ये l उठा के यहाँ पे अपन रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 9y, 9 कॉमन निकल जाएगा, सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस y। देखो खुद ही सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन इसने बना के आपको दे दी है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इफ दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे कि ये ए हो गया है और ये बी है, अभी भी डिस्टेंस इनके बीच का वही 90 किलोमीटर अपार्ट है, लेकिन अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यानी ए यहाँ से मूव कर रहा है और बी यहाँ से मूव कर रहा है, वो यहाँ कहीं सी पे मिलते हैं, ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस एल है, ये 90 था तो ये 90 माइनस एल बचेगा, स्पीड अभी भी एक्स और वाई है, लेकिन ये अब मीट कितने में कर रहे हैं, 9/7 आवर्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन ए की कंडीशन वापस लिखते हैं, भैया ए के लिए स्पीड एक्स ही है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 90 माइनस एल ट्रेवल किया, टाइम इसको कितना लगा 9/7 लगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x/7 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एल, सिंपल रखते हैं। और बी के बारे में कंडीशन लिखते हैं, बी की स्पीड है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने एल, और टाइम इसको कितना लगा, टाइम इसको 9/7 लग रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9y/7 इज इक्वल्स टू एल, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, ठीक है, जैसे पहले किया था, तो ये हो जाएगा 9x/7 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 9y/7, 9 अगेन कॉमन ले लेते हैं, तो x/7 इज इक्वल्स टू 10 माइनस y/7। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई, तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू पुट कर देंगे 10 प्लस y, ठीक है। अब चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बल्कि आप सॉल्व करिए और देखिए कि आपसे 3 मिनट से अंदर अंदर हो जाती है क्या। अगर ये दो क्वेश्चन आपसे 3 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है तो आपका वेल एंड गुड चल रहा है। सर कमेंट का रिप्लाई करिए। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर करना है, देखो x इज इक्वल्स टू 70 माइनस वाई, यही आएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 10 प्लस वाई है और ये 70 माइनस वाई, यानी 70 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 2y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। सिंपल इक्वेशन थी, और यहाँ पे अगर अपन y की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर रखेंगे तो ये 10 प्लस 30 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या देखा भैया, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले, गुड आफ्टरनून हेलो, देखो मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने जो डाउट्स हैं वो अगर पूछना चाहो तो ठीक है। राम राम, गुड आफ्टरनून, ठीक है, हेलो। सुनो, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें स्पीड डिस्टेंस टाइम वाली वर्ड प्रॉब्लम नज़र आती है तो हमारा दिमाग पहले क्वालिटी की तरफ ही जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि देखो आपको दोनों ही केस में, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वालिटिक हो, वर्ड प्रॉब्लम स्पीड डिस्टेंस टाइम की मेजर केसेस में मेरा ये मानना है कि वो क्वालिटिक से ही आएगी। लेकिन देखो ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे लीनियर की वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम की। इसके अलावा क्वालिटी की वर्ड प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है, क्वालिटी की वर्ड प्रॉब्लम आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड आ सकती है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, या फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो सकता है, या राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन हो सकता है। सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना क्वालिटी के, ठीक है। लीनियर की वर्ड प्रॉब्लम कहाँ से आती है, 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड आ सकती है जो अभी हमने करी है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है जो अभी अभी हमने करी है, और स्पीड डिस्टेंस टाइम रेयर चांस है पर आ सकती है। फ्रैक्शन की आ सकती है लीनियर इक्वेशन से, और कहाँ से आ सकती है लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन के अलावा आपकी एक्सपेंडिचर एंड सैलरी से आ सकती है, जहाँ पे रेशियो दिया हुआ होता है सैलरीज और एक्सपेंडिचर का, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस स्टडी के फॉर्म के अंदर फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज से भी क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। करना कहाँ है, मैंने हमेशा आपको बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि करना ऐसे ही कि पहले आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लेने हैं, सारी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कर लेने हैं, वो भी लिख के करने हैं। देन हम सेकेंडरी मूव करेंगे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन की तरफ। वो कहाँ से करने हैं, वो सीबीएसई मार्क क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में आए हैं वो किसी रेफरेंस बुक्स में आप यूज कर सकते हो, वो कर लेना है। जब वो क्वेश्चन करोगे तो छाटना है ऐसे ही उन क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम जब लीनियर की करोगे क्वालिटी की करोगे तो ऐसे छाटना है कि इस कैटेगरी की सैम्पल पेपर या आपके स्कूल प्री बोर्ड के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है।
अगर उन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन का रेफरेंस कहाँ जाएगा, आपके नोटबुक के अंदर, ताकि आप उसको 16 को रिवाइज कर सकें। ठीक है, अब तक हमने लीनियर के क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद अपन क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे, ताकि क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ जाए। अलजेब्रा का ये 3rd चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान चैप्टर है। सर कहाँ से क्वेश्चन आता है भैया, इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने की संभावना है, सेक्शन डी का पार्ट बनता है ये। ठीक है, कहाँ का पार्ट बनता है, सेक्शन डी का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेक्शन डी का पार्ट बनता है। और वर्ड प्रॉब्लम कौन सी आती है, वर्ड प्रॉब्लम वही स्पीड डिस्टेंस टाइम वाली आती है। तो मजे हैं इसके अंदर, अगर आपने करके गए हो ना तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रैक कर जाओगे मार्क्स। देखो मैं आपको ना इसका एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक में बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो तो लगता है कि यार अपने को फॉर्मूला याद है तो अपन इक्वेशन सॉल्व ही कर लेंगे। पर दिक्कत एग्जाम में ये आती है, जो क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम जो सेक्शन डी के अंदर बनती है वो थोड़ी सी बड़े नंबर्स की बन जाती है। तो बच्चा जब उसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करने जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है, और जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने जाता है तो स्क्वायर रूट वगैरह उसमें आता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर, तो उसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर केस में पहली अव्वल चीज तो यानी फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ही बच्चा गलत बना देता है, बाई चांस गलत बना देता है उसको कंफ्यूजन के अंदर। क्योंकि स्पीड डिस्टेंस टाइम की अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो प्लस माइनस का हेयर फेयर हो जाता है, और प्लस माइनस इधर उधर होने की वजह से क्या क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम गलत बन गई, इक्वेशन गलत बन गई, फिर बच्चे ने 15 मिनट वेस्ट कर दिया उसको सॉल्व करने में, गलत हो जाता है। दूसरा, अगर इक्वेशन सही भी बन जाती है तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो वो आप प्लीज़ मेक श्योर करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर से सॉल्व कर लेना। और ये आपको जब आप सॉल्व करोगे तो पूरी सॉल्व करना, ठीक है, पूरी सॉल्व करेंगे टिल आंसर, जब तक आपका करेक्ट आंसर नहीं आ जाता, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के पूरे चांस होते हैं, बढ़िया चांस होते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक ट्रिक है, ये है कि ये टिप है, इसको जरूर मानना। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जब भी पीवाईक्यूज करो, क्वेश्चन करो, को पूरा सॉल्व करना, आंसर निकालना। जो भी मेरा मानना, सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, एरिया टू सर्कल हो गया, ट्रिग्नो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जहाँ कहीं कैलकुलेशन होती है उसको पूरा सॉल्व करो, आंसर निकालो। बच्चे करते हैं कि हमें फॉर्मूला याद है हम तो अप्लाई कर लेंगे यार एग्जाम में हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है ना, नर्वसनेस हो जाती है एग्जाम में और गलत करके आ जाता है इंसान। उसके अलावा एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए जीरो नहीं है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहते हैं कि रूट कैसे निकाल सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और या फिर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है सर, फिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं भैया, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के, अच्छा इसके पीवाईक्यूज कहाँ से ढूंढने हैं सर। सर जब भी आप फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो वो जो स्पेशल टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो फ्रैक्शन वाली होती है, 1/x-3 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 7/9, इस टाइप के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज के टाइप के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना। ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक भी ए फॉर्म में होती है, 1/x-a ABC वाले फॉर्म में, उसका आंसर भी ए बी में ही आता है, 1/a+b, इस टाइप का, ये भी पीवाईक्यू में आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको कहाँ से उठाने हैं, ये दो क्वेश्चन आपको उठाने हैं पीवाईक्यू से। ये क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक के सॉल्विंग वाले डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको सिंपल क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व करने को नहीं देगा 3 मार्क्स में, वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में घुमा के देगा, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देगा, आपको सिंप्लीफाई करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का तक लेके जाना है और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। या फिर क्वेश्चन को थोड़ा और टाइट कर देगा, वो कहेगा कि यार एक्स और ए और बी के अंदर क्वाड्रेटिक दे देगा, अगेन आपको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको एलसीएम वेलसीएम लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में जाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन जो कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं, जो बेसिक में भी आते हैं और स्टैंडर्ड में भी आते हैं, वो नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन आते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, इसके बारे में बात करते हैं, और लास्ट नॉट द लीस्ट वो वर्ड प्रॉब्लम से आते हैं, है ना, वो कहाँ से आते हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम से आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन नेचर ऑफ रूट्स की पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है, इसके दो रूट्स होते हैं, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पहला रूट होता है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट्स भी यही होता है। ठीक है, यानी बस माइनस साइन के साथ आता है, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ठीक है, ये दो रूट्स हो गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी इस टाइप से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो रूट्स आने के बाद यहाँ पे जो एक चीज कहलाती है उसको अपन डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट जो कहते हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर नेचर डिसाइड होता है। यानी अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी ये ग्रेटर देन 0 हो, तो ऑब्वियसली बात स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, तो अपने पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, या रियल जीरोस बोल दो आप, क्योंकि जीरोस एनसीईआरटी ने यूज किया है। ठीक है, और d इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये इक्वल रूट की कंडीशन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है चेक करने के लिए। ठीक है, ये भी अपन एक क्वेश्चन करेंगे भी। और एक लास्ट में नो रियल रूट्स कह सकते हैं अपन, अगर d लेस देन 0 हो जाए तो नो रियल रूट्स। तो इस कैटेगरी से क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, वो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं मैंने आपको बता दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के डायरेक्ट सॉल्विंग वाले क्वेश्चन इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। नेचर ऑफ रूट से d इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन आता है। वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि पूरी सॉल्व करना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम्स वाले क्वेश्चंस में आते हैं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपकी वॉइस वगैरह सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस सही है। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, भाई p की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि k माइनस 1x² प्लस 4x माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। आपसे ये कहेगा कि अगर इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर इक्वल रूट है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k माइनस 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6k। ठीक है, फाइंड k इफ दिस हैज इक्वल रूट। अगर इक्वल रूट्स है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि d इक्वल्स टू 0 में इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है। तो d इक्वल्स टू 0 अपन देखते हैं, d इक्वल्स टू 0 क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये खुद एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर और माइनस 4 इंटू के माइनस 1 इंटू 6k इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 इंटू 6 डेट इज 24, और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के। अब आप इसमें वापस से 8 कॉमन ले लो, तो 8 टू ज़ा और 8 थ्री ज़ा, 3k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0। अब ये खुद एक क्वाड्रेटिक बन गई है, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वापस से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो मेजरली पार्ट यही है क्वाड्रेटिक के अंदर। क्वाड्रेटिक ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इसके जो मेजर क्वेश्चन आते हैं वो आपके वर्ड प्रॉब्लम से ही सेक्शन डी का पार्ट बनते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम के, वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही आपको करने हैं, अच्छे से करने हैं। ठीक है, और लास्ट जो अलजेब्रा का चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसमें एक चीज़ आप नोटिस करना कि एक हमारा क्वेश्चन आता है कि वो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस को कहता है। कि आपको पूछ रहा होता है कि क्या अगर ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, आपसे वो कुछ पूछ रहा होता है। एमसीक्यूज के अंदर वो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एपी के अंदर आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला है एपी के। लेकिन आपको इन जनरल टर्म्स ऐसे भी याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेवंथ टर्म एपी की, सेवंथ टर्म को अपन बोल सकते हैं ए प्लस 60। अगर मैं आपसे बोलूं 11th टर्म एपी की, तो 11th टर्म को आप बोल सकते हो ए प्लस 10d। इसी फॉर्मूले में रख के आया है। तो ये कुछ डायरेक्ट एनालॉजी जो होती है ना, डायरेक्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी से एक और फॉर्मूला बनता है एस एन ए एन का, वो होता है सम ऑफ टर्म्स एस एन माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 3 मार्क्स में आ जाता है, ये कई बार एमसीक्यूज में आ सकता है, या असर्शन एंड रीजनिंग में भी आ जाता है ये वाला क्वेश्चन।
an इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन वाला क्वेश्चन, ठीक है। और सम ऑफ ए पी के जो टर्म्स वाले फॉर्मूले होते हैं वो n बाई टू इज इक्वल्स टू n बाई टू टाइम्स ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। और इसी से फॉर्मूला बनता है n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। एक तो ये जनरल फॉर्मूले से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ जो एपी के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको जो बनते हैं वो मिडिल टर्म्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। यानी पहली चीज़ तो ये है कि एपी के अंदर आपको जैसे ए प्लस डी, ये सेकेंड टर्म हो गई, ये ए प्लस टू डी ऐसे हो जाएगी। एक तो ये सीरीज याद रखना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला याद रखना है। एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू ए एन, ये फॉर्मूला याद रखना है। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला याद रखना है। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ है कि मिडिल टर्म आपको पता होना चाहिए। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म बनती है नंबर ऑफ टर्म्स में। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है तो वन मिडिल टर्म आएगी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है तो दो मिडिल टर्म आएंगी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी के अंदर आपको याद रखना है कि आपको एपी की टर्म्स हमेशा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ही अज्यूम करनी है। जनरली क्वेश्चंस के अंदर लिखा होगा द थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी whose प्रोडक्ट इज दिस एंड सम इज दिस। तो क्वेश्चन समझ लेना कि थ्री टर्म्स ऑफ एपी का है, वहां पे टर्म्स को आप ऐसे अज्यूम करोगे, ना कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी नहीं अज्यूम करेंगे, ये गलत है। ऐसे हो तो जाता है क्वेश्चन, पर क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, तो अपन ऐसे अज्यूम ना करके ऐसे अज्यूम करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। उसके बाद फोर टर्म्स ऑफ एन एपी। फोर टर्म्स ऑफ एन एपी को अपन अज्यूम करेंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। और फाइव टर्म्स ऑफ एन एपी, ये लास्ट हो सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा, और ये स्टैंडर्ड में आ सकता है। बेसिक में फाइव टर्म्स का भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। हो जाएगा ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ठीक है। और ये हो जाएगा ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। ये वाली टर्म आप हटा दो, ए माइनस थ्री डी नहीं होगा, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। ये फाइव टर्म्स ऑफ एन एपी है। इसके अलावा क्या आ सकता है सर? इसके अलावा सर वर्ड प्रॉब्लम आती है। वर्ड प्रॉब्लम जनरली एपी की जो आती है वो केस स्टडी के फॉर्म में बनती है, केस स्टडी। तो अगर आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस कहीं एपी के मिलते हैं तो वो ज़रूर कर लेना। एपी के केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एपी के केस स्टडी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपनी और क्लियरिटी रहे। अच्छा, एपी को आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको पता है कि एपी उसी को कहते हैं जिसमें कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट आता जाए, यानी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, उसको एपी कहते हैं। पहली बात तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म इज p, देन फाइंड द nth टर्म। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि pth टर्म ऑफ एन एपी इज q। तो pth टर्म को कैसे लिखेंगे? अपन मान लेते हैं कि उस एपी की पहली टर्म a है, तो p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू q, ठीक है। फिर कह रहा है कि qth टर्म इज p, तो qth टर्म जो a q है वो p है, तो वो कैसे लिखी जा सकती है? वो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो अगर एक के नीचे एक लिख के भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने को कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, ये कॉमन निकल जाएगा, और ये बनेगा q माइनस पी। तो अगर आप देखोगे तो ये p माइनस क्यू इंटू डी आ रहा है, और ये q माइनस पी,
तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस कॉमन लोगे, आर एच इसमें कॉमन ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू -1 आ गई है, तो अपन इस d की वैल्यू -1 को अपन यहाँ पे पुट करेंगे, कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट किया d की वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू p, तो a आ जाएगा आपका p प्लस क्यू -1। अब अपने से पूछ क्या रहा है, nth टर्म, तो अपने पास d आ गई है और a आ गया है, तो nth टर्म का फॉर्मूला अपने को पता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a अपने पास पता है p प्लस क्यू -1 और d आपको पता है -1, तो अपन d की वैल्यू रखेंगे, तो p प्लस क्यू -1 माइनस n प्लस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस n, तो p प्लस क्यू माइनस n इज दी सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एपी के केस में, जहाँ पे अपने पास ए और एपी की टर्म वैल्यू में ना गिवन हो के एक्सप्रेशन में गिवन हो, यानी बी सी पी क्यू आर, ये क्वेश्चन देख अगर जहाँ कहीं पीवाईक्यूज में नजर आए तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर से लिख के प्रैक्टिस कर लेना, एपी के अंदर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाते हैं। 6 टर्म फ्रॉम दी एंड, देखो एंड वाली कंसेप्ट को क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ये कह रहा है कि भाई ये 17 है, ये 14 है, ये 11 है, आई थिंक ये मिस्टेक है, नहीं सही है, 17 है, 14, 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है -40। ठीक है, अब अपने को 6 टर्म फ्रॉम दी एंड चाहिए, तो अगर अपन डी देखें इसका, तो डी आ रहा है 14 माइनस 17 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो जब अपन पीछे से घुमाएंगे ना इसको, पीछे से जब इसको रिवर्स करते हैं, जब पीछे से निकालने को कह रहा है तो अपन रिवर्स कर सकते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो -40 पहली टर्म हो जाएगी और फिर +3 करते जाएंगे -37, जब रिवर्स करेंगे तो कॉमन डिफरेंस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करो, उसमें कितना हो जाएगा -34, ऐसे चलता जाएगा। तो 6 टर्म निकालनी है इसकी, तो a6d होता है a प्लस 5d। ठीक है, तो a की वैल्यू अपने पास पता है -45 और d कितना है, d है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -40 प्लस 15, तो ये हो जाएगा -25, तो ये 6 टर्म फ्रॉम दी एंड हो गई है। ठीक है, ये एंड वाले क्वेश्चन भी आते हैं, एंड वाले क्वेश्चन पे भी मतलब चांसेस बनते हैं कि एंड वाले क्वेश्चन भी अच्छे खासे तरीके से पूछे जाते हैं। फिर सम ऑफ द टर्म्स के मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, जैसे कि ये कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। इसके 2 तरीके हैं करने के, एक तरीका SN-1 क्या होता है, AN के बराबर होता है, ये प्लीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला प्लीज़ याद रखना। ठीक है ना, यहाँ से असर्शन, इस फॉर्मूले से असर्शन एंड रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको काफ़ी हेल्प करता है। और ये क्वेश्चन भी अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, जब भी आपको SN का इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे, यहाँ पे नज़र आ रहा हो कि SN एक n की टर्म्स में फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप SN इज इक्वल्स टू 3n² माइनस 4n जो है, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो, तो ये आपको बोलेगा कि सम ऑफ n वन टर्म का सम, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सम ऑफ वन टर्म, तो सम ऑफ वन टर्म आ जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1, तो सम ऑफ वन टर्म्स आ गया ये 3n² माइनस 1। वन टर्म का मतलब जैसे कोई भी AP हो, जैसे a हुआ, a प्लस d हुआ, है ना, जैसे a अपन ऐसे अपन ले a1 a2 a3 a4 ऐसे AP ले लेते हैं। तो सम ऑफ वन टर्म का मतलब होता है कि सम ऑफ वन टर्म का मतलब होता है कि एक टर्म का सम, सम ऑफ टू टर्म का मतलब होता है, S2 का मतलब होता है 2 टर्म का सम, सम ऑफ 3 टर्म का मतलब होता है, S3 का मतलब होता है 3 टर्म का सम, a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, तो जितना उसका सब्सक्रिप्ट है वैसे ही वो चीज़ नज़र आती है आपको। अब अपन n की वैल्यू 2 डालते हैं, तो ये सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा सम ऑफ 2 टर्म्स दैट इज 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 दैट इज 4, तो सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आ रहा है 4, सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आ रहा है 4, तो सम ऑफ 2 टर्म्स कितना होता है, सम ऑफ 2 टर्म्स था a प्लस a1 प्लस a2, तो a1 तो आपने निकाल ही रखा है यहाँ पे, a1 कितना है सम ऑफ वन टर्म, तो वो कितना निकाला -1 निकाल रखा है आपने। ठीक है, और सम ऑफ 2 टर्म्स आपने 4 निकाल रखा है।
तो A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा आपका 5 और A1 आपका कितना आ रहा है -1। तो अगर आप कॉमन डिफरेंस की बात करो तो वो होता है A2 माइनस A1, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस को ही कहते हैं ना, तो 5 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो अपन ने पूरी एपी को डिफाइन कर लिया, पहली टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, पहली टर्म कितनी है -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 6। अब अपने से जो बोलेगा वो अपन निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, जो भी टर्म वो अपने से बोलेगा अपन उसको आराम से निकाल सकते हैं। पूछ क्या रहा है, देन इट्स nth टर्म इज, तो nth टर्म अपने पास बहुत आसानी से निकल जाएगी अब यहाँ से। तो सम nth टर्म, सॉरी an निकालना वो कह रहा है, राइट। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a कितना है, a है अपना -1, n माइनस वन, डी कितना है अपना, डी है 6। अपन वैल्यू पुट करेंगे तो -1 प्लस 6n माइनस 6, तो 6n माइनस 7। तो ये जनरल टर्म हो गई 6n माइनस 7, ठीक है। अच्छा, अगर अपन इसको इस तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। Sn ये है तो बस इसके नीचे आपको ये लिखना है कि Sn माइनस 1 कितना होगा। Sn माइनस 1 हो जाएगा 3 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स n माइनस 1। अब इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करोगे, Sn आपको पता है, Sn माइनस 1 पता है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। एक बार कर लेते हैं, तो 3n स्क्वायर माइनस 4n, यही है 3n स्क्वायर माइनस 4n। तो Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा, Sn माइनस 1 हो जाएगा 3 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स n माइनस 1, ठीक है। Sn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 4n और Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स n माइनस 1, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा -4n प्लस 4, ठीक है। इसको करते हैं 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो इसको आप देखोगे तो ये जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर और 3 प्लस 4 7 और माइनस 10n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 7 प्लस 10n। तो 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 4 तो 6n माइनस 7, यही अपना आंसर था लास्ट में भी, 6n माइनस 7 यही अपना आंसर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 6n माइनस 7 और इससे भी अपना यही सेम आंसर आया है। ये तरीका इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ ये तरीका कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है इसमें क्वाड्रेटिक बनती है, वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, ये देखो थ्री टर्म वाला क्वेश्चन आ गया, ये थ्री टर्म वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। थ्री टर्म वाला क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। तो थ्री टर्म्स को अपन कैसे मानेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। थ्री टर्म्स को अभी को हमेशा याद रखो कि अपने को a माइनस डी, ए और a प्लस डी ही अज्यूम करना है। तो सम ऑफ द थ्री टर्म ऑफ एन एपी, अब इन तीनों का सम जो है, यानी इसको ऐड करेंगे पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म को ऐड करेंगे तो ये कितना आना चाहिए 21। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 21, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7। तो जो टर्म्स बन निकल के सामने आएगी वो आएगी 7 माइनस डी, एक आएगी 7 और एक आएगी 7 प्लस डी, ठीक है। ये तीन टर्म है, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया और ये a3 हो गया, ये तीन टर्म्स आई हैं अपने पास, ठीक है। अब आप क्या कह रहा है, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म कौन सी है, 7 माइनस डी। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कौन सी 7 प्लस डी, एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 6। तो सेकंड टर्म से वो 6 से एक्सीड कर रहा है, तो सेकंड टर्म अपनी कौन सी है, वो है अपनी a, ठीक है। तो अपन सारी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर और a अपना कितना है 7 है, 7 प्लस 6
तो ये हो जाएगा 49 माइनस 7 प्लस 6 13 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 36। तो डी की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों से ही कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही से एपी सेम ही बनेगी, ठीक है, दोनों से एपी सेम ही बनेगी, यानी डी की वैल्यू प्लस माइनस 6 आई है ना। अब आप वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं, जब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, जैसे प्लस 6 पुट किया तो 7 माइनस 6 7 7 प्लस 6, तो ये कौन सी एपी दे देगा, ये दे देगा 1 7 और 13। और अगर आप इसमें माइनस 6 पुट करते हो तो 7 माइनस ऑफ माइनस 6 7 और 7 माइनस 6, तो ये कितना दे देगा, ये 13 7 और 1 दे देगा। तो ये कोई इशू नहीं है, आप इधर से रीड करो तो 1 7 13 है, इधर से रीड करो तो 1 7 13 है, एपी एक ही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कॉमन डिफरेंस कैन बी, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 6 का आ रहा है, ठीक है, और माइनस 6 का भी हो सकता है। अगर दो ऑप्शन अगर नहीं होते तो अपन एक ही ऑप्शन को क्लिक करेंगे, दैट इज 6, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स में आते हैं, तो 3 मार्कर्स का ये क्वेश्चन एक आप जरूर कर लेना, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7, ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल वाले क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं 7 से 2 डिजिट नंबर, तो पहला 2 डिजिट नंबर 14 है, दूसरा 21 है, तीसरा 28 है, ठीक है, और लास्ट वाला जो होगा वो 98 होगा, ठीक है। आपको कैसे पता 98 है, आप 3 डिजिट जो आपको नजर आ रहा है 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 99 है ना, तो 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 7 29 7 4 28, तो एलसीएम रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, इसको माइनस कर दो तो 98 आ जाएगा। ये तो अपन ने रियल नंबर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये कितने नंबर होंगे, तो अपने पास ए पता है 14 है, एन पता है 98 है, अपने को एन निकालना है, कॉमन डिफरेंस अपने को 7 पता ही है, तो 98 इज इक्वल टू 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास एन आ जाएगा, आई थिंक सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन, ठीक है, अब ये वर्ड प्रोनाउन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें भी आपकी केस स्टडी में भी बन जाते हैं और फिर 2 मार्कर में भी क्वेश्चन आता है। ये कह रहा है 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 31, तो 8 टर्म का मतलब ए प्लस 7d इज इक्वल टू 31, और ये कह रहा है 15 टर्म इज 16 मोर देन द 11 टर्म। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब कह रहा है कि 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। तो 15 टर्म का मतलब क्या होता है, ए प्लस 14d, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 11 टर्म का मतलब होता है ए प्लस 10d। तो यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 14 माइनस 10d, ये 4d इज इक्वल टू 16, तो d कितना आ जाएगा, d 4 आ जाएगा। इस d को 4 की वैल्यू उठा के यहाँ पे अपन रखेंगे, तो a प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, तो a इज इक्वल टू 31 माइनस 28, a इज इक्वल टू 3। तो ये कह रहा है कि देन द AP इज, अब अपने पास d भी आ गया, और के वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस भी आपको AP में देखने को नजर आ जाएंगे। तो कुल मिला के यही AP की कहानी थी। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार हम देख लेते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया था, और मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आपके पास ये स्ट्रेटजी अवेलेबल है तो आपके पास ये सारा वर्केबल आसानी से कवर हो जाएगा। कहने का मतलब एक स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी बच्चों ये है कि आपको 9 दिन का टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आज 7 तारीख हो रही है, 17 को अपना पेपर है, 8-9 दिन बचे हैं, तो 16 तारीख की सुबह तक का टाइम टेबल बनाना है। 16 तारीख के दिन का आपको क्या करना है वो मैंने आपको बताया था कि टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि आप अपने चैप्टर्स को इन मार्क्स वाइज अरेंज कर लो, पहले नंबर सिस्टम, फिर कोऑर्डिनेट, फिर अलजेब्रा, फिर स्टैट्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर लास्ट में ज्योमेट्री। ज्योमेट्री लास्ट में करना, क्योंकि ज्योमेट्री को हम ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाते हैं, उसके प्रूफ हम जब रटने की कोशिश करते हैं या लर्न करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो हम ज्योमेट्री को लास्ट में रखें। लास्ट का मतलब ये नहीं कि एकदम लास्ट में, मतलब जो भी आपका चैप्टर वाइज डे वाइज रिविजन चल रहा है उसमें लास्ट डे को अपन ज्योमेट्री रखें, ठीक है। सबसे पहले अपन 6-6 मार्क्स की और ये जो अलजेब्रा है ये करेंगे, जो आज हमने रिवाइज भी किया है। करना क्या है, करना यही है कि आपके पास जो डेस्क में ये आपके पास एक एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, जिसके सारे क्वेश्चन आपको, जैसे आपने रियल नंबर चैप्टर उठाया तो रियल नंबर के सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आपको पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद, जैसे ही वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं, फिर अपन किसी रेफरेंस बुक में जाएंगे, वो आरडी हो सकती है, वो सैम्पलर, वो पीवाईक्यू, कोई असाइनमेंट, कोई शीट, जहाँ पे कहीं आपको पीवाईक्यू नज़र आते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के वो सॉल्व कर लीजिए, प्रोवाइडेड कि वो आप लिख के करो। दूसरा और जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने स्कूल में कोई प्री बोर्ड दिया है, कोई आपके पास रिवीजन शीट है, कोई असाइनमेंट है, कहीं से आपको कुछ स्कूल कोचिंग कहीं से कुछ मिला है,
तो उस चैप्टर से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को वहाँ पे छाट छाट के सॉल्व कर डालिए, ठीक है। उसके बाद एक नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक में आपको उस क्वेश्चंस का रेफरेंस लिखना है, और रेफरेंस कैसे लिखना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि मैंने वो क्वेश्चन को कहाँ से रख रखा है, यानी वो क्वेश्चन मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है। आपको क्या लिखना है कि आपको वो क्वेश्चन, उस चैप्टर का नाम, या जो जैसे फॉर एग्जांपल रियल नंबर का कोई क्वेश्चन है ना, रियल नंबर का आपने सपोज करो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं आया, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एनसीईआरटी पेज नंबर 42 एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, ये लिख लिया। इससे क्या होगा, इससे आपको याद रहेगा, आपको पता रहेगा कि जब अपन ये ऐसे हर चैप्टर का अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स लिखते चले जाएंगे, है ना, और फॉर्मूलाज और मिस्टेक्स जो भी अपन ने एनालिसिस किया हुआ है, वो अपन जब लिखते चले जाएंगे वो जमा होता चला जाएगा। तो फिर क्या होगा उससे कि आप जब 16 तारीख को जब आपके पास सब कुछ पढ़ चुके होंगे, फिर अभी कन्फ्यूजन या नर्वसनेस रहेगी कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो उस दिन आपके लिए ये पर्टिकुलर नोटबुक काफ़ी हेल्प करेगी। फिर आपको क्या करना है, इस नोटबुक को ओपन करना है और वो सारे क्वेश्चंस एक बार दिखते लिख लिख के करते जाना है जो आपने अब तक लिखे हुए हैं। इससे आपको फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार आप बहुत अच्छे से, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यार मैंने जो रिवाइज किया था वो तो कर ही लिया, जो मैंने गलतियां करी थी वो भी मैंने रिवाइज कर ली है। जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, परेशानी होती है, हम नहीं समझ पाते कि हम अपने आप में पूरी तरह सक्षम है या नहीं है कल के लिए, ठीक है। ये आपका कौन सा काम हो गया, ये तीसरा काम हो गया। चौथा और लास्ट काम क्या है कि आपको 2 सैंपल पेपर एग्जाम कंडीशन की तरह वैसे ही लिखने हैं जैसे आप एग्जाम में लिखने की सोच रहे हो। ये भी कोई इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम है। बच्चे इसको हल्का लेते हैं, लाइटली लेते हैं कि हम एग्जाम टाइम में ही जाके करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एग्जाम में टाइम में ही जाके कोई चीज़ को वैसे ही सॉल्व करके आ जाओ जैसे वो है। तो इस चीज़ को भी आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, उसके एग्जाम्पलर रेफरेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, फिर आपको नोटबुक के अंदर वो सारे क्वेश्चंस का रेफरेंस बताना है ताकि आप 16 को रिवाइज कर सको, और सैम्पल पेपर भी आपको 2 सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, उसको आपको एनालाइज करना है। एग्जाम के अंदर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सेक्शन CDE जो कि 50 मार्क्स का आता है उसको पहले सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रेटेजी को, और जब आप मॉक टेस्ट दो तो भी सॉल्व करना है वैसे ही, ताकि आप एग्जाम में उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओ। AB को अपन लास्ट में रखेंगे, आंसर को बॉक्स में रखना है, डायग्राम पेंसिल से बनाना है, लाइन स्पेसिंग रखनी है, यानी हर लाइन के बाद, हर क्वेश्चन के बाद 3 से 4 लाइन का आपको स्पेस रखना है, और उसके साथ साथ मेक श्योर करना है कि आपका फाइनल आंसर बॉक्स में हो। आंसर बीच में लिख के, जैसे आंसर नंबर 26 को उसको डबल हेडलाइन करो, सेक्शन चेंज कर रहे हो तो सेक्शन की उसको बॉक्स में डालो, और डायग्राम्स को रफ हैंड से नहीं बल्कि फ्री हैंड से नहीं बल्कि स्केल से बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये सारे क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चंस को आप कर चुके हो, तो आपको वो जो नोटबुक बनाई है आपने लास्ट में, उस नोटबुक को अच्छे से एक बार रात के टाइम सोते से पहले रिवाइज कर लेना। आज हमने चैप्टर जो पढ़ा है वो हमने अलजेब्रा के 4 चैप्टर पढ़े थे। अलजेब्रा के 4 चैप्टर पढ़े थे, वो कौन कौन से पढ़े थे हमने, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड AP, और एक रियल नंबर पढ़ा था। रियल नंबर 6 मार्क्स का आता है। देखो रियल नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को अच्छे से समझ लो, वहाँ से असेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। कॉम्पोजिट नंबर का क्वेश्चन देख लेना एक बार, और आपके LCM SCF की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप PYQ से ढूंढ के सॉल्व कर लेना। LCM SCF की 2 वर्ड प्रॉब्लम स्पेशल आती हैं जिनका रिलेशन होता है रिमाइंडर वाले से। तो एलसीएम वाली रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ जाए तो पहले एलसीएम निकाल के रिमाइंडर बाद में ऐड करना है, और एचसीएफ वाला रिमाइंडर क्वेश्चन आ जाए तो एचसीएफ में पहले माइनस करना है, सॉरी पहले प्लस करना है, फिर एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। और बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम आती है जिसमें बेल्स वाले, रिंगिंग होती है, रनिंग ऑन द ट्रैक होती है, आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, और डेफिनेटली आपके स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, वो जरूर कर लेना। रूट 2 रूट 3 से रैशनल नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर मेक श्योर ये रखना है कि अपन लैंग्वेज वही इस्तेमाल करें जो एनसीईआरटी ने करी है, अपनी इंग्लिश को वहाँ पे चेक नहीं करें। को प्राइम का अवश्य लिखें कि वो अपन ने को प्राइम माना है कि नहीं माना, वो ज़रूरी है। फिर ये मल्टीपल ऑफ 2 आता है या मल्टीपल ऑफ 3 आता है, और फिर अपन बोलेंगे कि अवर अजम्पशन इज, सिर्फ देखो अवर अजम्पशन इज फॉल्स तभी बोलना है कि जब हम ये बोलें कि जैसे अपन ने रूट 2 को P/Q माना है ना, तो P भी 2 का मल्टीपल आ जाए, Q भी 2 का मल्टीपल आ जाए। फिर अपन ने बोलना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी प्रूव डेट कि P और Q को प्राइम नहीं है, अवर अजम्पशन फॉल्स हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि P का भी एक मल्टीपल आ रहा है, यानी P और Q का SCF 1 नहीं बल्कि 2 आ रहा है। रूट 2 इज ए रैशनल नंबर केस में। तो अजम्पशन, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग लिखने के लिए ये बताना पड़ेगा कि अजम्पशन क्या था, तो वो जरूर से आप वहां से देख लेना, ठीक है। रियल नंबर बाकी रहा अलजेब्रा। अलजेब्रा पॉलिनोमियल के अंदर बहुत आसान है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आता है। ग्राफिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं एक MCQs के टाइप में कि आपको बताना होता है ग्राफ देखे कि कितने रूट्स होंगे,
पहला दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है पॉलिनोमियल के अंदर वो इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि वो इजी होता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। तीसरा जो अल्फा बीटा के मैनिपुलेशन से आता है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, तो वो रिलेशन आपको याद रखना है। और चौथा फॉर्मिंग दी पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी एस सम ऑफ द रूट्स एंड पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को आपको याद रखना है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक दोनों अलग अलग चैप्टर, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम कॉमन ही आ जाती है। लेकिन लीनियर को थोड़ा क्लासीफाई करें, 2 डिजिट नंबर, फ्रैक्शन, एक्सपेंडिचर एंड सैलरी एंड लाइब्रेरी वाला जो क्वेश्चन होता है और टैक्स वाला क्वेश्चन होता है, वेरिएबल एंड फिक्स चार्ज, वहाँ की वर्ड प्रॉब्लम आती है। क्वाड्रेटिक में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोनों की स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाली वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक की खास करके। लीनियर में कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसमें आपको a1/a2 b1/b2 की वैल्यू चेक करो, अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक है, लाइन इंटरसेक्टिंग है, और अगर इक्वल है तो चेक कर लो कि c1/c2 भी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, कंसिस्टेंट लाइन हो गई, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस हो गई हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन के की वैल्यू फाइंड करने वाले और ए और बी की वैल्यू फाइंड करने वाले आते हैं। क्वाड्रेटिक में वहाँ पे डी इक्वल्स टू 0, नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्विंग वाले भी आते हैं, जो कि आपको, जिसमें क्वाड्रेटिक को मैंने जब बताया था अभी, जब आप देख रहे हैं पीछे जाके, जिसमें फ्रैक्शन के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी होती है और आपको सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। एपी बड़ा आसान सा चैप्टर है, एपी के क्वेश्चन आप पीवाई को इसका सॉल्व कर लोगे तो वहीं से आने वाला है। केस स्टडी के क्वेश्चन एपी के ढूंढ लेना, वो वहाँ से एपी की केस स्टडी के क्वेश्चन बनते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। कोई एक्स्ट्रा डाउट्स, कोई कंफ्यूजन, आप हमें चैनल पे पिन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में उसको इम्प्रूवाइज करें। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा जो कि 15 फरवरी को है, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको वहाँ पे ख़त्म करें और वहाँ पे अपन अच्छे से इसको डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं, मैंने रखा ही लास्ट में इसलिए ताकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाए। तब तक के लिए आप ये यूनिट्स को देख सकते हो, साइंस और सोशल साइंस को प्लान कर सकते हो और अपने टाइम टेबल को भी अच्छे से प्लान आउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर भाई लोग।